हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम लोग जो है आरआरबी जेई का जो आपका पेपर हुआ था, आफ्टरनून और मॉर्निंग दो शिफ्टों में हुआ था 2025 वाला, उसका जो है डिटेल में सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो आपका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसका डिटेल में सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है जो आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हो गया, उसका डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। अब इस पेपर के सॉल्यूशन से जो आने वाला एग्ज़ाम जिनका कैंसिल हुआ है उनको ही बेनिफिट मिलेगा, और जब नई वैकेंसी आएगी तो उसमें भी आप लोग एक एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका पैटर्न जो है वो क्या आ रहा है। हम लोग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के क्वेश्चन को थ्रू आउट द वीडियो देखेंगे। बाकी इसके पीडीएफ जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स जो है प्रिपरेशन अपनी जो पेपर कैंसिल हो गया कर रहे हैं, या जो आने वाले आरआरबी जेई के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो हमारी ये क्वेश्चन बैंक जो बुक है आरआरबी जेई की, इसको परचेज़ कर सकते हैं। इस बुक का भी मैं यूट्यूब पर सॉल्यूशन जो है करा चुका हूँ, और कुछ सब्जेक्ट बचे हैं उनका भी मैं करा दूंगा, ताकि जो एग्ज़ाम होने वाला जिनका कैंसिल हुआ उनको बेनिफिट मिल जाए। तो आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर अप कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस बुक में, और अभी जो नया पेपर हुआ है वो भी इस बुक में आपको मिल जाएगा। बाकी जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो ये हमारी फुल आपकी जो है आरआरबी जेई की जो है टेस्ट सीरीज, इसका ई बुक भी अवेलेबल है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका ऐप पर ई बुक भी अवेलेबल है, तो आप लोग ई बुक भी परचेज कर सकते हैं। बाकी आरआरबी जेई शिफ्ट 2 के लिए हमारी सिविल की गोली की टेस्ट सीरीज है, जिसमें लगभग 300 प्लस टेस्ट हैं आपके। 12 आपके फुल लेंथ थे, पहले 10 थे, हमने 2 नए ऐड कर दिए जो कैंसिल हुआ है, तो आपको और बेनिफिट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें ऐड भी करेंगे हम लोग। बाकी जो कुछ सब्जेक्ट्स जैसे टनलिंग वगैरह हो, टनल हो गया आपका, ड्राइंग हो गया, ब्रिज हो गया, इनके भी क्वेश्चन हम लोगों ने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के डिटेल सॉल्यूशन के साथ ऐड कर रखे हैं। टीसीएस के लगभग 170 टेस्ट भी अवेलेबल है इसमें, तो आप लोग जो है इस टेस्ट को परचेज कर सकते हैं सिविल की गोली ऐप पर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पेपर के सॉल्यूशन को, जो कि आपका 22 अप्रैल 2025 में आपका जो है इवनिंग शिफ्ट में आपका आफ्टरनून शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। चलिए पहले हम जनरल एबिलिटीज के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द प्राइमरी एजेंट दैट हेल्प्स इन डीकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर इन डोमेस्टिक सीवेज इज। कह रहा है आपका जो डोमेस्टिक सीवेज है उसमें बायोडिग्रेडेबल मैटर्स जो हैं उनके डीकम्पोजिशन में प्राइमरी एजेंट कौन सा है जो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन है, आपका इंजीनियरिंग वाले भी बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। यदि हम बैक्टीरिया की यदि हम बात करते हैं, बैक्टीरिया आपका प्राइमरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके जो सीवेज हैं उसमें अवेलेबल जो आपके ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनके डिकम्पोजिशन के लिए। ये क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं सीवेज में उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, उसको जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे उनका जो डिग्रेडेशन है, जो डिकम्पोजिशन है वो इजीली हो जाता है। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक अनएरोबिक, दो प्रकार की बैक्टीरिया भी आपकी होती है, उतना हम डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इफ द absolute refractive index of a medium is less than 1, it means कह रहा है कि यदि आपका absolute refractive index किसी मीडियम का लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूँ आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का ये बताता है कि हाउ फास्ट, मतलब आपका जो है लाइट जो है कितने तेज़ी से उस मटेरियल में ट्रैवल कर सकती है। तो लाइट किसी मटेरियल में कितने तेज़ी से ट्रैवल कर सकती है ये कौन बताता है, ये बताता है आपका कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक है, अब ये आपका रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, और ये हमेशा आपका जो है ग्रेटर देन 1 होता है, ये आपका हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। बट यदि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 है, मीडियम में आपका जो है, ठीक है, लेस देन 1 है, इसका मतलब जो फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वो आपकी मीडियम से आपका ग्रेटर होगा। ठीक है, और वैक्यूम में जो है उससे ग्रेटर होगा। इसका मतलब आपका जो है लाइट आपका ट्रेवल करेगा फास्टर आपका मीडियम में एज कम्पेयर टू वैक्यूम। तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन द मीडियम देन इन वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स अलाउड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एज पर 91st अमेंडमेंट एक्ट। करेक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने होंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है,
तो जो आपका आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 91 जो अमेंडमेंट हुआ है, 91 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपका जो मिनिस्टर जो होगा काउंसिल में, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स का जो है संख्या होगा आपके प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके, वो आपका कितना होगा, तो वो आपका जो होगा वो होगा 15%, ठीक है, कितना मैक्सिमम आपका 15%, 12 संख्या में 12 और मैक्सिमम इज 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का 15% आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कराएं आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला फॉर द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन Mg2 प्लस आयन एंड PO4 3 माइनस आयन्स, ठीक है। अब केमिकल फार्मूला जो मैग्नीशियम फॉस्फेट का होता है क्या होता है, Mg3PO4 का ट्वाइस। तो इनको जब रिएक्ट करेंगे, इन सबको रिएक्ट करेंगे तो आपका यही फार्मूला बनता है, ठीक है। और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड जो है दोनों के बीच देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा Mg3PO4 का ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन का इनर्सिया डिपेंड्स ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। का इनर्सिया जो है ऑब्जेक्ट की किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब इनर्सिया क्या होती है, इनर्सिया किसी बॉडी की वह आपका जो प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, जो कि अपोज करता है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के अटैम्प्ट को जो है, ठीक है, या उसके चेंज इन वेलोसिटी के अटैम्प्ट को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। अब इनर्सिया की यदि हम बात करते हैं तो टोटली किस पर डिपेंड करता है, ये आपका मास पर डिपेंड करता है। यदि ग्रेटर मास हुआ किसी ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब वो उसकी टेंडेंसी जो रेसिस्ट करने की इवेंट्स की होगी वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब मास जो है आपका मेजर है इनर्सिया ऑफ द ऑब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ बैलेंस फोर्सेज आर अप्लाइड। करें यदि किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्सेज लग रहे हैं तो वहाँ पर नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है, आपने सिविल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा है कि जब आपके जो है बैलेंस फोर्सेस की यदि हम बात करते हैं, बैलेंस फोर्सेस यदि वो फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, तो जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगते हैं तो आपका नेट फोर्स जो होता है वो आपका जीरो होता है। आपने सोम में भी पढ़ा है, ठीक है। जब आपके बैलेंस फोर्सेस जो है आपके इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन लगते हैं किसी भी बॉडी पर, तो वो क्या करेंगे, आपका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अनाउंस्ड प्लान्स इन February 2025 टू कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल aiming to enhance internet connectivity across 5 continents with landing point in India। कह रहा है इसमें से कौन सी कंपनी है जिसने आपका फरवरी 2025 में ये अनाउंस किया कि वो वर्ल्ड का सबसे लंबा अंडर केबल जो अंडर सी केबल जो है आपका जो है कनेक्शन जो है बनाएगा, किसके लिए, तो आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके 5 आपका जो कॉन्टिनेंट्स है उनके बीच, जिसमें लैंडिंग पॉइंट होगी वो इंडिया होगी। तो फरवरी 2025 में आपका जो मेटा है, मेटा ने एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। इसके तहत जो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल कनेक्शन जो है वो आपके 5 कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा, इंक्लूडिंग इंडिया। और इंडिया में क्या होगा, इसका लैंडिंग पॉइंट आपका इंडिया में होगा। और इसमें आपके साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील वगैरह के रीजन जो होंगे, इंडिया, यूएस, ये सब कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनको मेन कनेक्ट करने का जो है इसमें आपका जो है प्रोग्राम है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द फाइन पाउडर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मॉडिफाइड एंड रिसाइकल्ड फॉर्म ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड। कह रहा है आपके प्लास्टिक के मॉडिफाइड या रिसाइकल्ड फॉर्म से जो पाउडर, फाइन पाउडर ऑब्टेन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो जब आपके प्लास्टिक को मॉडिफाई किया जाए या रिसाइकिल किया जाए, उससे जो हमको पाउडर मिलता है उस पाउडर को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉली ब्लेंड। पॉली ब्लेंड की यदि हम बात करते हैं, पॉली ब्लेंड आपका एक ग्रेनुलर मटेरियल होता है जो कि रिसाइकल प्लास्टिक फिल्म वेस्ट, कन्वेयर बैग वेस्ट या आपका प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल से बना होता है, ठीक है। और इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, इसका यूज हम रोड कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, बिटुमिन के साथ मिक्स करके करते हैं, जिससे वाटर रेसिस्टेंस जो प्रॉपर्टी बिटुमिन की होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब आपके रोड का लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा पॉली ब्लेंड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए मेजर टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। कह रहा है इनमें से ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एक मेजर नहीं है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर देखिए रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, बिल्कुल यदि हम ग्रीन हाउस गैसेज को कम करेंगे तो आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यह तो आपका सही चीज़ है, ठीक है, ये कैनॉट में नहीं होगा, ठीक है। एफिशिएंटली यूजिंग एनर्जी, यदि हम एफिशिएंट यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज नहीं करेंगे एनर्जी का, एफिशिएंट क्वांटिटी में करेंगे तो भी आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका रिड्यूस होगा, कंट्रोल होगा। करेक्ट, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बिल्कुल फॉसिल फ्यूल्स का यूज हम यदि कम कर देते हैं, पेट्रोलियम वगैरह का, तो आपका ग्रीन हाउस जो ग्लोबल वार्मिंग है वो आपका कंट्रोल होगा। करेक्ट, कॉजिंग डिफोरेस्टेशन, नहीं डिफोरेस्टेशन तो सीधा उल्टा हो गया ना, आप पेड़ों की कटाई करिए, जंगलों की कटाई करेंगे, डिफोरेस्टेशन करेंगे तो आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका बढ़ेगा, ये सॉल्यूशन थोड़ी ना है। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग ए फायरवॉल ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर। करेक्ट, पर्सनल कंप्यूटर पर जो है फायरवॉल का यूज करने का मेन पर्पज क्या है। अभी हम फायरवॉल की बात करते हैं तो फायरवॉल क्या है, आपका एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, ठीक है। फायरवॉल क्या है, आपका एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक जो होती हैं, ठीक है, उनको मॉनिटर करता है और जो आपके सिक्योरिटी रूल्स के लिए जो आपके डाटा पैकेजेस हैं जो है इनसिक्योर हैं उनको ब्लॉक करता है, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि आपका जो है बैरियर क्रिएट करता है इंटरनल नेटवर्क और आपका इनकमिंग जो ट्रैफिक है एक्सटर्नल सोर्सेज से, जहाँ पर मॉलिशियस आपके जो है ट्रैफिक है, वायरस वगैरह है हैकर्स के द्वारा, उनको जो है आपका जो है ये क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है। इसका मतलब ये ब्लॉक करता है अनएथोराइज्ड एक्सेस एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द मेन यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज इन। कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन यूज किस में होता है, तो आपको पता है जो हमारे कूलिंग सिस्टम्स होते हैं जैसे एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, फ्रीजर्स हो गए, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है उसका एज ए रेफ्रिजरेंट्स जो है लो टॉक्सिसिटी और नॉन फ्लेमेबिलिटी के कारण जो है एंड स्टेबिलिटी के कारण यूज किया जाता है, ठीक है। तो किस में किया जाता है, आपका रेफ्रिजरेंट्स में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करें व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड थ्रू फ्रॉम द बिगिनिंग। करें बिगिनिंग से स्लाइड थ्रू जो है उनको स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करेंगे। अब यदि हम F5 की बात करते हैं तो F5 आपका स्टार्ट करता है किसको, स्लाइड शो को, आपका फर्स्ट स्लाइड से किसी भी प्रेजेंटेशन में, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एम टू रिड्यूस एक्सट्रीम पॉवर्टी बाई विच ईयर। करेक्ट, जो मिलेनियम आपका डेवलपमेंट गोल था उसमें जो है पॉवर्टी को जो है रिड्यूस करने के लिए, एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए जो आपका समय सीमा था वो कब तक का था, ठीक है। जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की यदि हम बात करते तो इसमें 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स थे जिनको 2015 तक जो है आपका कंप्लीट करना था, अचीव करना था, जिससे आपको जो है, और ये आपका 2000 के जो है यूनाइटेड नेशन के समिट में जो है ये गोल बनाए गए थे, ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया जा सके, जिसके द्वारा पॉवर्टी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसमें 8 गोल्स थे, 18 टारगेट्स थी और 48 इंडिकेटर्स थे मिलेनियम डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कब क्या गोल था इसका, 2015 तक गोल था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 कैटेगराइज्ड इंडस्ट्रीज इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है आपका 1956 का, उसने जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कितने ग्रुप्स में जो है आपका डिवाइड किया। जब इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी 1956 की यदि हम बात करते हैं, ये आपका किसके कारण डेवलप हुआ, तो जो आपके चेंजेस आकर हुए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में डिफरेंट स्फीयर्स में, ये उनके लिए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने के लिए किया गया था 1948 में। अब इसमें जो है आपका जो है इंडस्ट्रीज थी उनको 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया, जिसमें शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी करके 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो कितने में किया गया आपका 3 कैटेगरीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज ए बी स्टिंग कॉज पेन एंड इरिटेशन। कह रहा है आपका जो बी स्टिंग है वो पेन और इरिटेशन क्यों कॉज करता है। अब यदि हम बी स्टिंग की बात करते हैं तो उसमें मेथोनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। मेथोनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जो कि प्राइमरली आपके जो बी वेनम है, मधुमक्खी का जो वेनम है उसमें पाया जाता है, और यही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है पेन और इरिटेशन के लिए। जब मधुमक्खी इंजेक्ट करती है, ट्रिगर करती है ना, तब बर्निंग सेंसेशन जो है इसी कारण जो है आपको फील होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द स्टिंग इंजेक्ट्स मेथोनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए
मेटल ऑक्साइड। कह रहा है कि यदि आपका कोई एसिड है मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। अब कोई भी एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो सॉल्ट और वाटर जो है बनाता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा, आपके एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देगा जब बेसिस से करेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इफ एंड ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकेंड। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट से हम लोग जो है ड्रॉप कर रहे हैं तो 15 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो आप लोग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। या v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u आपका 0 दे रखा है, g 9.8, t आपका क्या है 15 सेकंड, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू 0 प्लस 9.8 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा 147 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। कह रहा है इनमें से कौन सा जो नॉन टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल होता है, सॉइल में होता है, ठीक है। देम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं जिसमें मैन्योर, कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर वगैरह आते हैं। इनको नेचुरल सोर्सेज से डिराइव किया जाता है, ठीक है। और ये आपके जो है किसी भी प्रकार से टॉक्सिक नहीं होते आपके सॉइल के लिए, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इंसर्ट ए कॉलम इन ए स्प्रेडशीट। कह रहा है स्प्रेडशीट में कॉलम को इंसर्ट करने का सही तरीका क्या है। यदि हमको किसी भी स्प्रेडशीट में कॉलम को इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले होम टैब पर जाएंगे, होम टैब पर जा करके हम क्या करेंगे, हम सेल्स ग्रुप जहाँ होगी वहाँ पर सेल्स ग्रुप पे जो है इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट बटन पे क्लिक करके हम इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक करेंगे और आपका एक्सेल में जो है स्प्रेडशीट आपका कॉलम का तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गो टू होम फिर इंसर्ट शीट कॉलम्स, तो आपका स्प्रेडशीट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स मिनिस्टर्स द राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स बट विदाउट वोटिंग राइट्स। कह रहा है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में जो है आपका पार्टिसिपेट करने का राइट देता है बट वोटिंग का राइट नहीं देता है। जब हम आर्टिकल 88 की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो आपके मिनिस्टर्स को जो है पार्टिसिपेट करने का राइट पार्लियामेंट में देता है, दोनों हाउसेज में, ठीक है। दोनों हाउसेज में जो पार्टिसिपेट करने का, बैठने का, ठीक है, आपको जो है वो आपका राइट देता है लेकिन वोटिंग का राइट नहीं देता। तो कौन सा है आपका आर्टिकल 88, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करें व्हाट डज पीसीबी स्टैंड्स फॉर। हम पीसीबी की बात करते हैं तो ये आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो कि एक मैकेनिकल बेस होता है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए और होल्ड करने के लिए करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन कोलाइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशंस। कह रहा है इनमें से कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन के बीच कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस जो है क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, जो यदि हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो ये सिंगल फेज सिस्टम होते हैं, ठीक है। जब कोलाइड जो होता है वो टू फेज सिस्टम होता है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन यदि हम बात करते हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का, ठीक है। बट यदि हम इसी कारण यहाँ पर सिंगल फेज सिस्टम आपको देखने को मिलता है जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू या टू से अधिक सब्सटेंसेस का, कोलाइडल सॉल्यूशन आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू सब्सटेंसेस का, ठीक है। यहाँ पर जो साइज ऑफ पार्टिकल होगा लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। यहाँ पर जो रेंज होगा पार्टिकल साइज का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होगा। ये ऑलवेज ट्रांसपेरेंट होगा, ये आपका ट्रांसकुलेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है टिंडल इफेक्ट जो है अलाउ नहीं होगा, यहाँ पर टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू सॉल्यूशन हैव ए सिंगल फेज सिस्टम वेयर कोलाइड हैव टू फेज सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्वेंट जो है बिल्कुल घुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही सिस्टम देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करें व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सट्रीमिटीज ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। करें इंडियन नेशनल जो आपका मूवमेंट था उसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। यदि हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की यदि हम बात करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव स्वराज था, ठीक है। क्या था, टू अटेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मीन स्वराज जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव आपका था, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका टू अटेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस मीन स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप इन 2025। करें कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 का जो है आपका इनॉग्रल जो हुआ किस सिटी में, ये मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ में करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने कराया है। तो यदि इनॉग्रल की बात करते हैं खो खो वर्ल्ड कप का 2025 का आपका न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया है, ठीक है।
सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जनवरी में जो कि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग इन द 2025 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये भी क्वेश्चन में कराया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यदि हम देखते हैं मिलिट्री रैंकिंग इंडिया की देखते हैं, ठीक है, तो आपकी ग्लोबल फायर इंडेक्स में जो है वो 4th रैंक इंडिया की रही है, ठीक है, 4th रैंक रही है, ठीक है, जहाँ पर स्कोर आपका 0.1184 था। बाकी और सारी रैंकिंग वगैरह में दे चुका, तो आप लोग PDF में पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कोलेशन ऑप्शन इन द प्रिंट सेटिंग। कह रहे प्रिंट सेटिंग में कोलेक्शन ऑप्शन जो है इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। जब हम कोलेट प्रिंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रिंटिंग, जब हम एक से अधिक कॉपीज़ की प्रिंटिंग करते हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को सेट करके और पूरे प्रिंटिंग एक साथ करता है मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। एक प्रिंट निकल गया, फिर आपका जो है नेक्स्ट कॉपी स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं क्या, कोलेट प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट एज ए सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन इज प्रिवेलेंट इन द। करेक्ट, झूम जो कल्टीवेशन है वो प्रैक्टिस का प्रिवेलेंट है। यदि झूम की बात करते हैं तो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है। यदि वेवर एंड धैयार की बात करते हैं तो ये आपका मध्य प्रदेश है। दीपा की बात करते हैं तो ये भी मध्य प्रदेश है। जारा एंड इरिका साउदर्न स्टेट है। बत्रा की यदि हम बात करते हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान है। पोड़ू आपका आंध्र प्रदेश है। कुमारी आपका वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला है। और कमान की यदि हम बात करते हैं, कमान तो ये आपका ओडिशा है। तो ये सारे मैंने आपको रीजन बता दिए ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड के। झूम खेती आपका नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन। कह रहा है न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है उसका अप्रॉक्सीमेट पीएच जो है वो कितना होता है, ठीक है। तो यदि हम न्यूट्रल जब पीएच की यदि हम बात करते हैं तो एच लॉगरिथमिक स्केल पर जो है आपका निगेटिव H प्लस आयन कंसंट्रेशन को बताता है। यदि आपका पीएच जो है, ठीक है, वैल्यू 7 है तो इसका मतलब ये किसको बताता है, न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन को बताता है, ठीक है। यदि आपका सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है 0 से 7 है, इसका मतलब ये एसिडिक को बताएगा। और 7 से 14 है तो आपको किसको बताएगा, बेसिक सॉल्यूशन को बताएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। इनमें से कौन सा जो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके जो क्लॉथ्स हैं विंडी डे पर जो है फास्टर क्यों आपके जो है सूखते हैं। अच्छा, विंडी डे पर यदि हम बात करते हैं, जो एयर मूव करता है ना वो अपने साथ जो है जो वाटर वेपर जो क्लॉथ्स के आसपास है उसको क्या करता है, इवन सम टाइम उसको अपने साथ दूर लेते चला जाता है। इसका मतलब ह्यूमिडिटी क्या होगी, आपके क्लॉथ्स वगैरह के आसपास जो है ह्यूमिडिटी रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा और क्लॉथ आपके जो कपड़े हैं वो आपके तेज़ी से सूख जाएंगे। तो विंड रिमूव्स द वाटर वेपर फ्रॉम द क्लॉथ सराउंडिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करें, विच ऑफिशियल इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस एंड वॉर मैटर्स। करें इनमें से कौन सा ऑफिशियल है जो कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पीस एंड वॉर मैटर्स के लिए आपका जो है रिस्पॉन्सिबल था। यदि हम बात करते हैं आपका, तो जो संधि विग्रहिका था एक ऑफिशियल था जो कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में पीस और वॉर मैटर्स के लिए आपका जो है रिस्पॉन्सिबल होता था। टर्म यदि हम संधि की बात करें, संधि का मतलब पीस होता है और विग्रह का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट और वॉर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, संधि विग्रहिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करें, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द F4 की इन MX Excel व्हेन एडिटिंग ए सेल रेफरेंस इन ए फॉर्मूला। करें यदि किसी फॉर्मूला में हम सेल रेफरेंस जो है उसको एडिट कर रहे हैं MS Excel में, तो F4 की का फंक्शन क्या होगा। तो MS Excel में यदि हम बात करते हैं F4 की जो है इसका प्राइमरी फंक्शन होगा टगल का। किसका, टगल का फंक्शन होता है दो आपका जो है एब्सोल्यूट और रिफ्लेक्टिव रेफरेंसेस के बीच में, ठीक है, जहाँ पर एडिटिंग करनी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करें, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सिक्योरिंग वंस स्मार्टफोन और टैबलेट। कह रहा है कि आपका स्मार्टफोन या टैबलेट में जो फर्स्ट स्टेप जो सिक्योरिटी का क्या होता है, ठीक है। तो आपके स्मार्टफोन में जो फर्स्ट आपका जो है स्टेप होता है सिक्योरिंग का स्मार्टफोन या टैबलेट में, अनऑथराइज्ड आपका जो है एक्सेस को रोकने के लिए वो क्या होता है, पासवर्ड लगाना या पिन लगाना, पैटर्न लगाना या बायोमेट्रिक लॉक लगाना, ठीक है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा, सेटिंग ए पासवर्ड और पिन प्रोटेक्टेड लॉक स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एड्स नोवेल फीचर वाइल ग्रीनवाइल ऑस्टिन रेफर्ड टू इट्स एज ए कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम बात करते हैं तो कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के किस पार्ट को जो है
आपका जो है नोवल फीचर कहा है। तो यदि हम बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपका जो आर्टिकल 36 से 51 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको उन्होंने आपका नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एल्यूमिनियम एंड सल्फेट आयंस। कह रहा है एल्यूमिनियम और सल्फेट आयंस के द्वारा जो है यहाँ पर जो केमिकल फार्मूला कंपाउंड जो बना हुआ है उसका क्या है कंपाउंड का। ठीक है, तो ये Al3+ प्लस SO4 का ट्वाइस का यदि हम रिएक्शन करेंगे तो आपका Al2SO4 का थ्राइस जो है आपका बनता है। ठीक है, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट ऑफ मैटर शोज द हाइएस्ट एक्सपेंशन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कौन सा स्टेट है मैटर का जो कि हाइएस्ट एक्सपेंशन जो है आपको शो करेगा। यदि हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बहुत कम होता है, वीकेस्ट होता है। तो जब हम गैसेस को हीट करते हैं ना तो उनका सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन आपको एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड या यदि हम प्लाज्मा कहते हैं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा गैसेस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ CPU। कह रहा है इनमें से CPU का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं होता है। यदि हम CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं तो इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक क्या होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU जिसको कहते हैं, और तीसरा कैच मेमोरी। 3 इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, कैच मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसके तो कंपोनेंट्स हैं, बट हार्ड डिस्क जो है ये आपका जो है स्टोरेज डिवाइस होती है, CPU का कंपोनेंट नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हाट इज द करेक्ट वे टू कनेक्ट ए एमीटर। करा कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी एमीटर को कनेक्ट करने का सबसे सही तरीका क्या है। तो यदि हम बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि हमको एमीटर को कनेक्ट करना है तो हम उसको सीरीज में जो है कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम उसके कंपोनेंट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि वोल्टमीटर के पैरेलल होता है। सही ऑप्शन क्या होगा डी इन सीरीज विथ कंपोनेंट। द फिनोमिना ऑफ मल्टीपल इकोज ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। कह रहा है कि रिपीटेड रिफ्लेक्शन के कारण जो मल्टीपल इकोज का फिनोमिना होता है उसको क्या कहते हैं। यदि हम रीवाइब्रेशन की बात करते हैं तो रीवाइब्रेशन आपका एक ऐसा फिनोमिना होता है जो कि मल्टीपल इकोज यदि आपका रिफ्लेक्शन के कारण रिपीट हो रही हैं तो उसको हम रीवाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये कब होता है जब आपका साउंड जो होता है वो आपका वॉल या सीलिंग या फ्लोर से आपका रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा रीवाइब्रेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट करें विच डिफेक्ट ऑफ विजन अकर्स ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सीलरी मसल विथ एज। करेक्ट, आपका जो कौन सा डिफेक्ट है विजन का जो कि सेलरी मसल्स जो होती हैं उनके एज के साथ जो है वीक होने के कारण होता है। यदि हम प्रेस बायोपिया की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है जो सिलरी मसल्स होते हैं उनके वीक होने के कारण होता है। और ये क्या होता है आई लेंसेज जो है इसमें आपकी जो उनकी इलास्टिसिटी है वो कम होती जाती है और ये आपको 40 वर्ष के एज के बाद जो है देखने को मिलता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट द रुद्रा वीणा इज प्रीडोमिनेटली एसोसिएटेड विथ जेनर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। कह रहा रुद्रा वीणा जो है आपका जो है किस हिंदुस्तानी म्यूजिक के जेनर से आपका जो है एसोसिएट करता है। यदि हम ध्रुपद की बात करते हैं एक ओल्ड स्टाइल सिंगिंग थी जो कि ट्रेडिशनली जो है मेल सिंगर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जिसमें हम रुद्रा वीणा तंबूरा वगैरह का यूज करते थे और पखाउज इंस्ट्रूमेंट जो है इनको यूज करते थे। ठीक है, और रुद्रा वीणा जो है आपका एंशिएंट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसमें यूज में ध्रुपद में लाया जाता था। किसमें ध्रुपद, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करा द एनर्जी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज टर्म्ड एज। करा जो एनर्जी आपका जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के यूज से डिराइव किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है वो कि जो कि आपका रिलीज होता है किसके न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया, पोटेशियम हो गया, सॉरी प्लूटोनियम हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद ये निकलता है। तो आइसोटोप से जो है अनस्टेबल एटम्स के कारण जो आपका एनर्जी रिलीज होता है वो आपको क्या होता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी होता है। सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है द मैक्सिमम साउंड इज जनरेटेड। कह रहा है मैक्सिमम साउंड जो जनरेट होता है किसके द्वारा। तो यदि मैक्सिमम साउंड के इन सब ऑप्शन में बात करते हैं तो जो हमारा जेट होता है टेक ऑफ जब जेट का होता है प्लेन का वो हाई लेवल ऑफ साउंड जो जनरेट करता है लगभग 140 डेसिबल के रेंज का। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इन सब में सबसे ज़्यादा है। आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये SSC JEE में क्वेश्चन पूछ रखा है, टेक्निकल में पूछ रखा है ये क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द हिमालयाज हैज़ द ग्रेटेस्ट विड्थ। कह रहा आपका जो है किस रीजन में जो है हिमालयाज का विड्थ सबसे ज़्यादा है।
तो यदि हम जियोग्राफिकल डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो हमारा कश्मीर रीजन है वहाँ पर हिमालयाज़ का विड्थ जो है 400 किलोमीटर तक सबसे ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा, और सबसे नैरोयर जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक का देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, तो कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर द अटल भूजल योजना। करें अटल भूजल योजना में कौन सा स्टेट कवर नहीं है। यदि अटल भूजल योजना की बात करते हैं तो ये एक आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है आपका जो कंट्री में जो प्रायोरिटाइज एरिया है उनके लिए आपका स्टार्ट किया गया था, जो कि लॉन्च किया गया 2019 में, जो कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया। और इसमें 7 स्टेट कवर अप थे। कौन कौन, तो आपका गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है इसमें कवर्ड थे। ठीक है, कौन नहीं था इसमें, तो झारखंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, हु एमंग द फॉलोइंग इनोग्रेटेड द 38th नेशनल गेम्स हेल्ड इन देहरादून इन जनवरी 2025। कह रहा है इसमें से जो है किसने जो है देहरादून 2025 जनवरी में जो है 38 नेशनल गेम जो है उसका इनोग्रेट किया था। तो नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है जो देहरादून में आपका जो है 38th नेशनल गेम जो है उसको जो है इन्होंने इनोग्रेट किया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द ग्लास पैनल यूज्ड इन ग्रीन हाउस इज नोन टू रिटेन। कह रहा है जो ग्लास पैनल्स होते हैं ग्रीन हाउस में वो किसको रिटेन करते हैं। तो यदि हम ग्लास पैनल्स की बात करते हैं, ग्रीन हाउस का जो ग्रीन हाउस में क्या होता है, डे में आपका हीट होता है और एयर प्लांट्स जो है उनको हीट मिलता है। अब जब रात होता है तो बाहर का पार्ट जो है आपका कूल हो जाता है, लेकिन अंदर जो है वार्म बना रहता है। और ये वार्म बनाए कौन रखता है, इस हीट को बनाए कौन रखता है, तो आपका ग्लास पैनल्स जो है इसको बनाए रखता है। सही ऑप्शन क्या होता है, हीट को ये बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इफ़ यू वांट द प्राइमरी recipient to see that other have received a copy of an email, you should enter their email address in the dot field। कह रहा है कि यदि आपका जो है आप चाहते हैं कि प्राइमरी रेसिपिएंट जो है वो आपके अदर जो है वो ईमेल को जो रिसीव कर ले कॉपी को, तो आप क्या करेंगे। तो यदि आपको प्राइमरी से अदर्स को रिसीव करना है ईमेल एड्रेस को, तो हम सीसी फील्ड जो है उसको जो है एड्रेस में फिल कर देंगे। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन ए कंप्यूटर इज पुट इनटू स्लीप मोड। कह रहा है कि यदि हम कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखते हैं तो क्या होगा। जब भी हम कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखते हैं तो क्या करता है, बहुत ही कम पावर को यूज करके आपका जो है रैम जो है उसको एक्टिव रखता है, उसके सेशन को एक्टिव रखता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर, इट कीप्स द सेशन एक्टिव इन रैम वाइल यूजिंग मिनिमल पावर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ स्मोक स्टैक्स। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है स्मोक स्टैक्स के रिलीज का सोर्स नहीं है। तो रिवर जो है आपका इंडस्ट्रीज बिल्कुल है, स्मेल्टर्स, थर्मल पावर प्लांट्स बिल्कुल है, रिवर्स थोड़ी ना आपका स्मोक निकालता है, तो रिवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अकॉर्डिंग टू द तेंदुलकर मैथोलॉजी व्हाट वाज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज इन 2011-12। कह रहा है अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर मैथोलॉजी, कह रहा है कि कौन आपका जो है आपका जो एस्टिमेटेड परसेंटेज था आपका जो है पॉवर्टी का रूरल एरिया में 2011-12 तक कितना था। तो तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग, जो कि आपका जो है प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है 2005 में बनाया गया था, जिसके चेयरपर्सन थे सुरेश तेंदुलकर। ठीक है, उन्होंने जो एक मैथोलॉजी दी पॉवर्टी एस्टिमेशन का, 2011-12 में जो है जो रूरल एरियाज थी वहाँ पर जो पॉवर्टी देखने को मिला 25.7% जो है आपका देखने को मिला। और अर्बन एरियाज़ की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, वहाँ 13.7% देखने को मिला है। और पूरे कंट्री में 21.9% आपको देखने को मिला है इस जो है आपका जो कमीशन के प्रेस स्टेटमेंट में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25.7% आपका ए। अब हम लोग जो है टेक्निकल के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग नॉन क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग टेक्निकल के क्वेश्चन को देखेंगे। चलते हैं अपने टेक्निकल पार्ट वाले क्वेश्चंस पे। चलिए, तो हमारा सबसे पहले, अच्छा टेक्निकल को भी हम लोगों ने जो है सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज कर दिया, जिससे आपको और इजी हो जाए आपको जो है एक एनालाइजेशन करने में कि कैसे क्वेश्चन जो है कहाँ से आए हुए हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बीएमसी के क्वेश्चन, जो कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है, उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन इज कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ। कह रहा है जो आपका एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन होता है वो कह रहा है कॉमनली किसके कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, अब यदि हम एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन की बात करते हैं तो आपका एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन जो है ये लाइट वेट आपका रिजिड फोम मटेरियल होता है, जो कि आपका जो सिट्रीन होते हैं उसके पॉलीमराइजेशन से बनता है, या आपका जो ऑयल डेरिवेटिव्स हैं उनके द्वारा नेचुरली जो है आपका जैसे फूड है
स्ट्रॉबेरीज हैं, नट्स हैं, बीन्स हैं, उनसे बनता है, ठीक है। अब इसकी यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है ड्यूरेबल मटेरियल होता है, जो कि आपका इंसुलेशन प्रॉपर्टी जो है बेटर आपको ऑफर करता है, ठीक है। यहाँ पर 98% जो आपका स्ट्रक्चर की बात करें ईपीएस की, वो 98% एयर का बना होता है, ठीक है। और ये इनिशियल थर्मल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। ये कॉमनली आपका जो थर्मल इंसुलेशन पैनल्स हैं उनको उनके लिए जो है यूज में लाया जाता है। तो किसके लिए यूज में लाया जाएगा? आपका थर्मल इंसुलेशन पैनल्स के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाफ राउंड कंट्री टाइल्स आर लेड इन पेयर्स ऑफ। का जो हाफ राउंड कंट्री टाइल्स है उनको किन पेयर्स में जो है आपका बिछाया जाता है, ठीक है। यदि हाफ राउंड कंट्री टाइल्स की यदि मैं बात करता हूँ तो ये आपके ट्रेडिशनल रूफिंग मटेरियल होते हैं जिनका यूज हम आपका रूरल या जो वेन्यूकुलर कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये पेयर में लगाए जाते हैं। इसमें एक होता है अंडर टाइल। यदि अंडर टाइल की बात करते हैं तो ये आपका कॉन्केव या चैनल टाइल होता है, जो कि आपका होलो साइड जिसमें जो है वो जो है आपका फेसिंग पे लगा होता है, जिससे आपको वाटर ड्रेनेज को अलाउ हो सके। दूसरा आपका ओवर टाइल होता है जो कि आपका कन्वेक्स होता है और कवर टाइल कहलाता है। ये आपका जो है कर्व्ड साइड जो है नीचे की ओर वहाँ पर लगाया जाता है और ये ज्वाइंट्स को कवर करता है। दो टाइल्स जो अंडर टाइल्स है उसके ऊपर जो ज्वाइंट्स है उनको कवर अप करता है। तो इसको दो आपके पेयर्स में लगाया जाता है, एक आपका अंडर टाइल और दूसरा ओवर टाइल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फॉर्मवर्क। कह रहा है कि गुड फॉर्मवर्क का यहाँ पर कौन सा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अच्छा, जब हम गुड फॉर्मवर्क के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये आपका पहली बात, आपका जो फॉर्मवर्क होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, जिससे आपको जो है हमारे मेंबर्स जिसको रिक्वायरमेंट है वहाँ पर स्मूथ सरफेस आपको मिल सके। ये आपका जो है जो डायमेंशन है स्ट्रक्चर का उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तीसरा, ये आपका जो है ऐसा होना चाहिए कि जब हम इसको रिमूवल करें आपके सरफेस से तो वहाँ पर जो है ईजिली रिमूव हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मोल्ड ऑयल, सूटेबल मोल्ड का ऑयल वगैरह जो है जिससे रिलीज आपका जो है एजेंट वगैरह जो है वो हम अपने स्ट्राइकिंग फॉर्म्स पर लगाते हैं जिससे इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये बात और है, फॉर्म वर्क आपका वाटर टाइट होना चाहिए। इसका मतलब जो आपके फाइन मटेरियल सीमेंट पेस्ट हैं वो इससे बाहर नहीं निकलने चाहिए। ये आपका इतना इनफ होना चाहिए कि ये आपका फ्रेश कंक्रीट का जो वेट है वो प्लेसिंग के ड्यूरेशन में जब हम कंपेक्शन वगैरह करते हैं या अदर लोड्स हैं उनको जो है बियर कर सके। ये आपका सस्ता भी होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए और सेवरल टाइम्स बहुत बार जो है इसका हम रीयूज भी कर सके। तो ये हमारा जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक है गुड फॉर्म वर्क की, ठीक है। पहला का शुड बी रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है। शुड बी हाईली ऑब्जॉर्बेंट ऑफ टू एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, ऐसा कुछ जो इसके प्रॉपर्टीज में नहीं आता है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए तो ये आपका गलत दे रखा है। शुड प्रोवाइड स्मूथ सरफेस, बिल्कुल। शुड बी इजिली हैंडल एंड रिमूव, बिल्कुल सही। तो कह रहा है कौन सा आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए फिनिश ऑफ रिच कॉन्क्रीट मेड विथ वेरी हार्ड एंड टफ क्वालिटी कोर्स एग्रीगेट सच एज ग्रेनाइट, बसाल्ट, क्वार्टजाइट etc नोन एज डॉट फिनिश। का जो आपका फिनिश रिच कॉन्क्रीट होगा, ठीक है, जो कि बहुत ही हार्ड और टफ क्वालिटी के जो है आपके कोर्स एग्रीगेट जैसे ग्रेनाइट, बसाल्ट, क्वार्टजाइट से बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका फिनिश जो होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब यदि हम ग्रेनोलिथिक फ्लोरिंग की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जो हार्ड वेयरिंग सरफेस होता है, कुछ टाइम जो है कभी कभी हमको जो हमारा जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है वहाँ पर हार्ड वेयरिंग सरफेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अचीव करने के लिए हम लोग जो है ग्रेनोलिथिंग जो फिनिश है वो करते हैं कंक्रीट टॉपिंग के ऊपर। इसमें क्या होता है कि जो आपका ग्रेनोलिथिक फिनिश है ये आपका रिच कंक्रीट होता है जो कि वेरी हार्ड और टफ क्वालिटी के कोर्स एग्रीगेट जैसे ग्रेनाइट, बसाल्ट, क्वार्टजाइट से बना होता है, ठीक है। और ये आपका ग्रेडिंग की यदि हम बात करते हैं 13 to 240 की ग्रेडिंग होती है नंबर ISCU में, ठीक है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कंक्रीट मिक्स का जो प्रोपोर्शन वेरी करता है 1:1:2 से आपका 1:1:3 फॉर हेवी ड्यूटी फ्लोर्स और 1:2 to 1:3 जो है आपका जो है फॉर बिल्डिंग आपका पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए वेरी करता है। जो थिकनेस होता है फिनिश का वो आपका 25 mm का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो 35 mm का जो हार्डन सल्फेट हमारा बनता है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं तो अपना जो पब्लिक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह है वहाँ पर थिकनेस जो 13 mm to 20 mm का स्मॉल साइज एग्रीगेट्स के लिए होता है। ऐसे टेरेजो फ्लोरिंग है, तो टेरेजो फ्लोरिंग पे क्वेश्चन भी आता है आपका। टेरेजो फ्लोरिंग की यदि हम बात करते हैं तो ये स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट फ्लोरिंग है जो कि आपका मार्बल चिप्स जो है एज एग्रीगेट इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो पॉलिशिंग के लिए हम कार्बोरंडम जो है स्टोन उसको आपका स्मूथ सरफेस के लिए यूज में लाते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोग को ये भी याद रहना चाहिए।
यहाँ पर यदि हम बात करें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ग्रेनोलिथिक फिनिश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस फॉर न्यू पॉइंटिंग वर्क। कर आपका जो न्यू पॉइंटिंग वर्क कर हम किस सरफेस पे कर रहे हैं तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। अच्छा यदि हम पॉइंटिंग की बात कर रहे हैं अपने किसी सरफेस के लिए तो पॉइंटिंग क्या होता है, पॉइंटिंग आपका फिनिशिंग होता है, ठीक है, आपका मेसनरी जॉइंट्स का विथ रिच मोटार, और उसको हम डेकोरेटिव मैनर में बनाते हैं। पॉइंटिंग हम अप्लाई करते हैं जब हमारा डिज़ायर आपका मटेरियल जो है मशीनरी का, ठीक है, वो उसमें वर्कमैनशिप हम कर सकें, ठीक है, वो चीप हो और मटेरियल पे जो है हम अपना क्या कर सकें, वो एटमॉस्फेरिक एक्शन जो है उसको जो है बियर करने में, रेसिस्ट करने में कैपेबल हो, ठीक है। अब मेथड कुछ बताता हूँ पॉइंटिंग का आपका, ठीक है, कुछ ऑपरेशन है जो आपको करने पड़ते हैं। पहला काम क्या करते हैं कि हमारे जो जितने भी मोटार्स हैं, जो मोटार जॉइंट्स हैं, उनको हम रैकिंग करेंगे, ठीक है, और उनको स्पेशल पॉइंटिंग टूल जो होती है उनसे डेप्थ जो आपका 15 to 20 mm तो क्या करते हैं एडिक्वेट की जो है उसके लिए उसकी रैकिंग करते हैं जिस पर हम पॉइंटिंग कर सकें। दूसरा हमारा जो डस्ट वगैरह जो है मशीनरी जॉइंट्स पे उनको ब्रशेस से रिमूव करते हैं, और उसके बाद हम अपना सरफेस जो होता है उसको क्लीन वाटर से धो लेते हैं और उसको कुछ घंटों के लिए जो है हम अपना वेट रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जॉइंट्स है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं सूटेबल मोटार को जो है स्मॉल ट्रॉवेल वगैरह का यूज करके फिल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं मोटार को प्रेस्ड करते हैं जॉइंट्स में, ठीक है, जिससे आपका इंटीरियर मोटार जॉइंट्स पे एक क्लोज कांटेक्ट आपका जो है बन सके, ठीक है। और फिनिशिंग करने के बाद हम 3 दिन तक इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइम मोटार वगैरह यूज करके हम पॉइंटिंग वहाँ पर करते हैं। जब सीमेंट मोटार आप यूज करेंगे तो 10 डेज के लिए करेंगे, ठीक है। 3 डेज आपका जो है लाइम मोटार के लिए और 10 डेज सीमेंट मोटार के लिए। तो क्या क्या आपका प्रोसेस रहा, सबसे पहले हमने रैकिंग जॉइंट्स जो है जॉइंट्स की रैकिंग किया, उसका क्लीनिंग किया सरफेस का और जॉइंट्स का, उसका सरफेस को वेट किया जॉइंट्स का, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द पॉइंटिंग दैट फैसिलिटेट्स इजी ड्रेनिंग ऑफ वाटर इज। कह रहा है आपका कौन सी पॉइंटिंग है जिसमें आपका इजी ड्रेनेज होता है वाटर का। अब कुछ टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग को देखते हैं, पॉइंटिंग क्या होती है जान लिए, कुछ टाइप्स को देखते हैं। जैसे पहला हमारा स्टक पॉइंटिंग। स्टक पॉइंटिंग की बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होता है किसका, फ्लश पॉइंटिंग का एक मॉडिफाइड रूप है, ठीक है, जिसमें आपका जो है जो फेस होता है उसको हम इंक्लाइन रखते हैं और अपर एज जो होती है, जो फेस की अपर एज होती है उसको हम प्रेस कर देते हैं फेस से 10 mm तक, ठीक है। और ये आपका जो पॉइंटिंग होता है ये क्या करता है वाटर को इजीली ड्रेन आउट करता है। यदि हम स्टक पॉइंटिंग की आपकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये रहा हमारा स्टक पॉइंटिंग, इसको हम कहते हैं क्या स्टक पॉइंटिंग। देखिए ये हमारा स्टक पॉइंटिंग क्या है, ये इंक्लाइंड है, ठीक है, स्टक पॉइंटिंग क्या है हमारा इंक्लाइंड है, ये हमारा स्टक पॉइंटिंग, ठीक है। ऐसे यदि हम बात करते हैं रिसिस्ट पॉइंटिंग की यदि हम बात करते हैं, ये पॉइंटिंग जो प्रोसेस है वो हम क्या करते हैं इसमें जो मोटार बैक होता है उसको 5 mm या उससे ज़्यादा हम एज पर क्या करते हैं प्रेस करते हैं। ये आपका गुड अपीयरेंस आपको देता है। आगे मैं आपको डायग्राम सबका दिखा दूंगा। यदि हम बेडेड पॉइंटिंग की बात करते हैं तो ये आपका स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटिंग है जो कि आपका स्टील या आयरन के कॉन्केव एज से आपके बना होता है। ये आपको अपीयरेंस तो अच्छा देता है लेकिन यहाँ पर डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे यदि हम टक पॉइंटिंग की बात करते हैं तो ये पॉइंटिंग जो है आपका फर्स्ट प्रेसिंग जब हम मोटार की करते हैं रेक जॉइंट पर और उसके बाद हम जो फ्लश फिनिशिंग करते हैं फेस पर, तब ये आपका जो है पॉइंटिंग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम अपने मोटार को जो है प्रेस कर देते हैं एक नैरो चैनल के रूप में, जिसका जो है यदि हम बात करते हैं विड्थ आपका 5 mm होता है और 3 mm डेप्थ वहाँ पर कट होता है सेंटर पर ग्रूव, ठीक है। ऐसे ही वेदर पॉइंटिंग की बात करते हैं तो ये पॉइंटिंग जो है आपका वी शेप को फॉर्म करता है आउटवर्ड प्रोजेक्शन में सरफेस ऑफ द मशीनरी के, ठीक है। ये आप सारे पॉइंटिंग देख सकते हैं। ये हमारा फ्लश पॉइंटिंग हो गया, हमारा रिसेस पॉइंटिंग है, ठीक है, ये हमारा रफ पॉइंटिंग है, ये देखिए हमारा बेडेड पॉइंटिंग है, ठीक है, ये हमारा स्टक पॉइंटिंग है, ये हमारा टक पॉइंटिंग, सारे पॉइंटिंग आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये भी ग्रुप कटा हुआ है हमारा भी पॉइंटिंग है, और ये हमारा बेदर्ड पॉइंटिंग में बाहर की ओर, देखिए बेदर्ड पॉइंटिंग में बाहर की ओर ग्रुप कटा हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ड्रेनेज के लिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी स्टक पॉइंटिंग। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर IS 10262/2009 what is the maximum mixing water content per unit volume of concrete for 20 mm nominal maximum size angular coarse aggregate considering a slump range of 25 to 50 mm। एज पर IS 1026/2009 का जो मैक्सिमम मिक्सिंग वाटर कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जहाँ पर 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज है एंगुलर कोर्स एग्रीगेट का, और वहाँ पर जो स्लम्प का रेंज है 25 to 50 mm है। ये कोडल प्रोविजन से कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यदि हम एज पर IS 1026/2009 यदि हम बात करते हैं तो हमारा एक टेबल दे रखा है आपका 25 to 50 mm स्लम्प के लिए, ठीक है। तो यदि हमारा 10 mm साइज का यदि एग्रीगेट है
तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जो आपको लीटर में आएगा 200 लीटर, ठीक है, या केजी पर मीटर क्यूब में कोई कई जगह लिख देता है इसको। यदि 20 है तो आपका 186 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा, और 40 है तो 165। तो यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर 20 mm है तो हमारा कितना आ जाएगा 186 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आइडेंटिफाई द टूल नॉट यूज फॉर स्टोन ड्रेसिंग। करा इनमें से कौन सा ऐसा टूल है जिसका स्टोन ड्रेसिंग में यूज नहीं करते। अच्छा, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन की यदि मैं बात करता हूँ, जब हम स्टोन की क्वायरिंग करते हैं तो क्वायरिंग के समय हमारा जो सरफेस होता है स्टोन का वो रफ होता है। तो हम उस रफ सरफेस को एक रेगुलर शेप लाने के लिए, एक डेफिनेट और रेगुलर शेप लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। अब ड्रेसिंग जो हम करते हैं अपने स्टोन की वो इमीडिएटली आफ्टर क्वायरिंग करते हैं या सीजनिंग से पहले करते हैं, जिससे आपका जो है वेट जो है उसका कम हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो जाए, ठीक है। जो हम अपने ड्रेसिंग कर देते हैं अपने स्टोन की, तो ये आपको एक प्लीजिंग अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपको प्रॉपर बेडिंग प्रोवाइड करता है और गुड मोटार जॉइंट्स भी आपको प्रोवाइड करता है, और उसको स्पेशल शेप्स वगैरह आर्चेस, स्कोपिंग, पिलर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ड्रेसिंग के लिए टूल्स है, जैसे हमारे वेज है, पिच टूल है, बॉस्टर है, स्केबिंग हैमर है, मास हैमर है, सेपरेटेड पिक है, पंच स्केबिंग पिक है, क्रो बार है, एक्स पंच है, ड्रेसिंग नाइफ, स्प्लिटिंग चीजल, ये सारे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा मार्स हैमर, ये हमारा मार्स हैमर है, ठीक है, ये हमारा फेस हैमर है, तो ये सारी चीज़ें हमारा फेस हैमर है, सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कौन सा नहीं, तो हमारा पेस्टल की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा जो है ड्रेसिंग में यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच टाइप ऑफ स्टोन मशीनरी यूजेस स्टोन ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड शेप। कह इनमें से कौन सा टाइप का स्टोन मशीनरी है जो कि आपका यूनिफॉर्म साइज और शेप का जो है जिसमें हम स्टोन यूज करते हैं, ठीक है। अब जब हम कंस्ट्रक्शन यदि हम बात करते हैं जो हमारे स्टोन से बनता है वो हमारा स्टोन मशीनरी होता है मोटर का यूज करके। अब यहाँ पर स्टोन मशीनरी जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक एस्लर मशीनरी होता है, दूसरा हमारा रबल मशीनरी होता है। एस्लर मशीनरी की बात करते हैं, ये मशीनरी जो है एक्यूरेटली ड्रेस्ड जो हमारे स्टोन्स होते हैं, जहाँ पर यूनिफॉर्म आपका स्टोन होता है और वहाँ पर ज्वाइंट जो होते हैं आपके 3 mm थिकनेस तक के होते हैं, उनसे ये आपको जो है उनको एक वेरियस पैटर्न्स में जो है हम अरेंज करके स्टोन ब्लॉक्स को अपना एस्लर मशीनरी बनाते हैं। जो बैकिंग होता है एस्लर मशीनरी वॉल्स का वो एस्लर मशीनरी या रबल मशीनरी का होता है। जो साइज ऑफ स्टोन्स की यदि हम बात करते हैं वो आपका जो है वॉल थिकनेस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या रहा, एस्लर मशीनरी। देखिए हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है हमने अच्छे से इसकी ड्रेसिंग वगैरह कर रखी है एक्यूरेटली, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एस्लर मशीनरी। यदि हम रबल मशीनरी की बात करते हैं, ये आपका ऐसा मशीनरी होता है जिसमें अनड्रेस्ड या रफली ड्रेस्ड जो हमारे वाइडर जॉइंट्स वाले जो हमारे स्टोन्स होते हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। इसको भी डिवाइड करते हैं आपका अनकोस्ट, कोर्स, रैंडम, ड्राई, पॉलीगोनल और फ्लिंट में, ठीक है। अब यदि मैं अनकोस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, अब अनकोस्ट यदि हम रबल मशीनरी की बात करते हैं तो ये आपका चीपेस्ट और रफेस्ट और पुअरेस्ट फॉर्म होता है आपका स्टोन मशीनरी का, ठीक है। ये मशीनरी की स्टोन की बात करते हैं वो आपका बहुत ही अच्छे से शेप में नहीं होता है, ठीक है। इसका शेप साइज बहुत वेरी करता है और जो डायरेक्टली ऑब्टेन किया जाता है आपको क्वायरी से उसी का यूज करके हम इसको बनाते हैं। अब अनकोस्ट डबल मशीनरी भी दो प्रकार से बांटा जाता है, ठीक है। अनकोस्ट रैंडम रबल और अनकोस्ट आपका स्क्वायर रबल, ठीक है। ऐसे जब कोर्स डबल मशीनरी की बात करते हैं तो ये आपका स्टोन मशीनरी ऐसा होता है जहाँ पर यूनिफॉर्म हाइट ऑफ स्टोन्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल लेयर जो होते हैं जहाँ पर हाइट जो है 13 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो बेड्स वगैरह हैं उसके अच्छे से हैमरिंग और चीजल करके हम इसको 10 सेंटीमीटर डेप्थ का फेस प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा रहा कोस्ट डबल मशीनरी। यदि हम बात करते हैं तो कह रहा है कि इसमें से जो है कौन सा स्टोन मशीनरी जिसमें यूनिफॉर्म साइज और शेप का जो है हम स्टोन यूज करते हैं, तो हमारा होता है एस्लर मशीनरी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ विंडो सील इज बेस्ट सुटेड फॉर एरियाज प्रोन टू हेवी रेनफॉल। कह रहा है जहाँ पर हेवी रेनफॉल प्रोन एरियाज हैं वहाँ के लिए सबसे बेस्ट सूटेड आपका विंडो कौन सा होता है। तो हमारे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, क्विक बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल हो रहा है, वहाँ पर हम स्लोप्ड सील का यूज करते हैं, ठीक है। यदि हम स्लोप सील का यूज करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका ड्रेनेज इफेक्टिवली और क्विकली होता है, ठीक है। तो हेवी रेनफॉल के एरियाज में हम क्या करते हैं, सीपेज वगैरह से रोकने के लिए, हमारे विंडोज़ पे डैमेज को रोकने के लिए हम अपना जो है वहाँ पर आपका स्लोप सील को यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स निगेटिवली इफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। क्या इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि कॉन्क्रीट की ड्यूरेबिलिटी को जो है निगेटिवली इफेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा यदि हम बात करते हैं हमारे कॉन्क्रीट की, यदि हम बात करते हैं जो हमारा हाई टेम्परेचर
एंड ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएशन जो है वो थर्मल एक्सपेंशन को और कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करेगा, ठीक है, जिससे आपका जो है क्रैकिंग हो सकता है, श्रिंकेज ऑफ स्ट्रेस साइकिल कारण, या परमेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, जिससे हार्मफुल एजेंट्स जो है वो पेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्लोराइड और सल्फेट, एक्सेलरेटेड केमिकल रिएक्शन जैसे आपका एल्कली सिलिका रिएक्शन या रेनफोर्समेंट कोरोजन हो सकता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आपको ड्यूरेबिलिटी और सर्विस लाइफ कंक्रीट का रिड्यूस करते हैं। तो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वेरिएशन जो है हमारा जो है क्या करेगा, आपका ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को जो है आपका इफेक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग इज यूज फॉर पेंटिंग टॉल बिल्डिंग्स। कह टॉल बिल्डिंग्स के पेंटिंग के लिए हम कौन सा स्कैफोल्डिंग यूज करते हैं, सिंगल स्कैफोल्डिंग, डबल स्कैफोल्डिंग, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग या आपका कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। अब यदि हम सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं तो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग जो है होती है हमारी, इनका यूज हम वर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में करते हैं, सस्पेंडेड रूप में अपने रूफ वगैरह के लिए। इसमें वायर वगैरह या रोप चैन से हम उसको बांध देते हैं, और जितने आपको लोअर करना है रिक्वायर्ड लेवल के लिए, या जितना आपको जो है रेज करना है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रिपेयरिंग वर्क, पॉइंटिंग या पेंटिंग में यूज में लाया जाता है। यहाँ पर कुछ वेरियस स्कैफोल्डिंग और उसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। सिंगल स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं तो इसका एप्लीकेशन है ब्रिक मशीनरी। डबल स्कैफोल्डिंग या मैसन स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं तो ये स्टोन मशीनरी में यूज होता है। यदि हम ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं तो ये आपका रिपेयरिंग, रिनोवेशन या पेंटिंग वर्क्स इनसाइड द रूम में यूज होता है। स्टील स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं तो आरसीसी वगैरह के इरेक्शन के लिए आपका स्टील कॉलम या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसको हम करते हैं। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग बता दिया आपको, पेंटिंग या रिपेयरिंग वर्क्स में जो है आउटसाइड या एक्सटर्नल वॉल पे करते हैं, ठीक है। कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं तो हमारे जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो अपर पोर्शन ऑफ वॉल है उसके लिए यूज करते थे। ये की कुछ पॉइंट्स थे एप्लीकेशन की, ये आपको कई क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से आपको कवर अप हो जाएंगे। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं आपका पेंटिंग वगैरह के लिए, तो अभी आपको बताया हम किसको यूज करते हैं, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे पॉइंटिंग इज ए प्रोसेस कैरीड आउट इन। कह रहे पॉइंटिंग जो प्रोसेस होता है उसको किस में कैरी करते हैं। आपको पता है पॉइंटिंग आपको जनरली एक्सटर्नल वॉल्स जो होते हैं स्ट्रक्चर के उस पर कैरी करते हैं, तो एक्सपोज मैसनरी वॉल्स पे करेंगे। बाकी इसके बारे में मैं सारा बता चुका हूँ, ये क्या क्या होते हैं ये आपका टाइप बता चुका हूँ मैं, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर टेबलर फॉर्म में दे दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका बोरोसिलिकेट ग्लास इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड कुकिंग यूटेंसिल्स ड्यू टू व्हाट प्रॉपर्टी। कह रहा है जो बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं उसका यूज हम अपने लेबोरेटरी इक्विपमेंट या कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए हम कर सकते हैं। आपका क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जब एस्कर डगल ओपन करेंगे ना तो ये आप लोग जो डायरेक्ट इसके लाइंस जो है आपको मिल जाएंगे उस बुक में। जिनको डाउट था वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, आपको बुक में वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ आपका, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लासेज हैं उसके अकॉर्डिंग हम सोडा लाइम ग्लास, लेड ग्लास एंड बोरोसिलिकेट ग्लास में जो है हम ग्लासेस को अपना क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सोडा लाइम ग्लास की यदि हम बात करते हैं तो सोडा लाइम ग्लास जो है इसको हम सोडा ऐश ग्लास या सोडा ग्लास या सॉफ्ट ग्लास के नाम से भी जानते हैं। सोडा ग्लास लाइम जो है इसको हम ऑब्टेन करते हैं हमारे सिलिका लाइम और सोडा के फ्यूजन से, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वालिटी होती है इस ग्लास की उसको हम एल्युमिना वगैरह के द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं। एल्युमिना को ऐड करके या मैग्नीशियम ऑक्साइड को यूज करके जो है इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम प्लाउन ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लास है जिसका यूज हम डोर, विंडो या हमारे ग्लास वेयर्स जो है बोतल वगैरह जो है उनको बनाने में करते हैं। यदि मैं लेड ग्लास की बात करता हूँ तो लेड ग्लास को हम फ्लिंट ग्लास के भी नाम से जानते हैं, और इनका जो हम ऑब्टेन करते हैं अपना जो सिलिका, लेड और पोटास के जो मिक्सचर है उसके फ्यूजन के द्वारा, ठीक है। ये आपका फ्री फॉर्म होता है आयरन इम्प्योरिटीज़ का, ठीक है, और आपका कलरलेस का, ठीक है। लेड ग्लास जो है हाई शाइनिंग अपीयरेंस प्रोवाइड करता है पॉलिश करने पर, इसलिए ये आपका टेम्परेचर के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ऑप्टिकल ग्लासेस, कट ग्लास, ऑर्नामेंटल ग्लास वर्क्स वगैरह में इसको यूज में लाते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास की मैं बात करता हूँ तो बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है इसको हम सिलिका, बोरॉक्स, लाइम और फेल्डस्पॉर जो है इसके जो है फ्यूजन से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आपका पायरेक्स ग्लास और हीट रेसिस्टिंग ग्लास। यदि बोरोसिलिकेट ग्लास की बात करते हैं तो ये हाई टेम्परेचर को जो है बियर कर सकते हैं, और इसका यूज हम अपने लेबोरेटरी इक्विपमेंट और यूटेंसिल्स जो कुकिंग में यूज करते हैं उनको बनाने में करते हैं। तो इन तीनों को मैंने डिटेल में आपको बता दिया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये चूंकि हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है इसीलिए इसका यूज हम लेबोरेटरी इक्विपमेंट और कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर व्हाट इज द पार्टिकल बोर्ड मेड अप ऑफ। कर जो पार्टिकल बोर्ड होता है वो किसका बना होता है। जब हम पार्टिकल बोर्ड की बात करते हैं तो ये आपका लो डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है, ठीक है, जो कि आपका वुड चिप्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, जो लिग्नो सेलुलोज मटेरियल्स होते हैं
वुड चिप्स और लिग्नोसेलुलोज जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम सिंथेटिक रेजिन को एज ए बाइंडर यूज करके हम क्या करते हैं, उनको एक दूसरे से ग्लू कर देते हैं, उसके बाद प्रेस कर देते हैं, ठीक है। हीट, प्रेशर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में उसको हम प्रेस कर देते हैं, जिससे हमको ये आपका ऑब्टेन होता है। और इसका यूज हम एक्सटेंसिवली अपने रेजिडेंशियल किचन, कैबिनेट, फ्लोर वगैरह में जो है करते हैं, ठीक है। इसका लो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। पार्टिकल बोर्ड जो है लेस ड्यूरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू प्लाई बोर्ड या सॉलिड बोर्ड, ठीक है। बट लेमिनेट्स वगैरह जो यूनिट्स वगैरह का यूज करके इसको ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये रहा हमारा पार्टिकल बोर्ड। क्या कह रहा है आपका, किसका बना होता है? पार्टिकल बोर्ड आपका वुड चिप्स का बना होता है और उसको हम बाइंडर वगैरह के बाद हम प्रेसिंग कर देते हैं हीट या टेम्परेचर के प्रेशर के प्रेजेंट में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इन प्लास्टरिंग ऑफ सर्फेसेज द प्रोसेस ऑफ हैकिंग इज डन टू इंश्योर। करा है प्लास्टरिंग जब हम सरफेस की करते हैं तो एक प्रोसेस होती है हैकिंग की। ये किसके लिए करते हैं, क्या इंश्योर करने के लिए करते हैं? हैकिंग की बात करते हैं तो ये एक आपका प्रोसेस होता है जिससे हम वॉल सरफेस की रफिंग कर देते हैं, उसको रफ बना देते हैं, ठीक है। जिससे हमारा जो प्लास्टर होता है ना वो उस पर अच्छे से क्या कर सके, उस पर अच्छे से पकड़ बना सके। वरना ये क्या हो जाएगा, यदि हम ऐसा रफ नहीं करेंगे अपने वॉल्स को, प्लास्टर आपका सियर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो जनरली हम इसको अडॉप्ट करते हैं प्लेन सरफेस ऑफ वॉल के, जनरली आपका इनोवेशन पर्पज के लिए, आपका हैमर या चीजल के लिए, ठीक है। और ये हैमर चीजल से करते हैं तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बिटवीन सरफेस एंड प्लास्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 12894 2002, clay and silt in sand for polarized fuel as lime bricks should preferably be. करेक्ट, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 12894 2002, करेक्ट। क्ले एंड सिल्ट जो होता है, क्ले एंड सिल्ट इन सैंड फॉर पोलराइज्ड, जो आपका प्लोराइज्ड फ्यूल एस लाइम होता है वो कितना होता है, ये आपको कोड में मिल जाएगा। 12894 2002 जो कोड है उसमें आपको ही मिल जाएगा। वहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि हम 5% कितना, हम 5% जो है अपना जो है लेस देन 5% यदि हम डिटेरियस मटेरियल जैसे क्ले एंड सिल्ट सैंड जो इसको हम यूज करते हैं लाइम ब्रिक के लिए आपका प्लोराइज फ्यूल एस में, कितना करेंगे आपका 0 to 5%, 5% से कम करेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए राफ्ट फाउंडेशन। करें राफ्ट फाउंडेशन का मेन एडवांटेज क्या है, ठीक है। अच्छा, राफ्ट फाउंडेशन की यदि मैं बात करता हूँ तो ये क्या है, एक प्रकार का सेलो फाउंडेशन होता है, ठीक है, जो कि आपका डेंसली रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब जो होती है उसके द्वारा कवर करके बना होता है, ठीक है, बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर पे। अब कुछ इसके मैं बेनिफिट आपको बताता हूँ, ठीक है, एडवांटेजेस क्या है। तो आपका राफ्ट फाउंडेशन जो होता है, जो हम जैसे वेरीगेटेड आपका साइट कंडीशन है जहाँ पर ऑर्डिनरी फुटिंग जो है सूटेबल नहीं है, वहाँ पर इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे आपका मार्सी लैंड थोड़ा बहुत है या सॉफ्ट सॉइल है, वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंशियल सेटलमेंट का चांस है वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो राफ्ट फाउंडेशन है वहाँ पर सेटलमेंट यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो इन केसेस में हम यूज में ला सकते हैं क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वाइड एरिया पर आपका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा लोड का, तो प्रेशर जो ओवरऑल जो प्रेशर इंटेंसिटी है जो सॉइल पर एक्सर्ट करती है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है सेटलमेंट इन्फॉर्म होता है, इसके कारण इसको यूज मेन एडवांटेज इसका है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रॉ मटेरियल फॉर स्लेट टाइल रूफिंग इज। कह रहा है स्लेट टाइल रूफिंग का लिए जो आपका रॉ मटेरियल क्या होता है। तो स्लेट टाइल्स रूफिंग के लिए हम बात करते हैं, स्लेट टाइल्स जो बना होता है वो नेचुरल स्टोन का बना होता है और स्पेशली इसमें मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है जिसको हम स्लेट कहते हैं उससे बना होता है, ठीक है। ये आपका ड्यूरेबल होता है, वाटर प्रूफ होता है और ये थिन स्प्लिट में जो इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका आइडियल होता है रूफिंग के लिए, ठीक है। तो आपका स्टोन होता है, ठीक है। द रॉ मटेरियल स्लेट टाइल रूफिंग इज स्टोन। क्या होता है, ये आपका कौन सा स्टोन है, तो मेटामॉर्फिक रॉक में आता है, इसे स्टोन कह दिया लेकिन ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक में आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका शूटिंग कॉन्क्रीट अंडर प्रेशर विद द होज पाइप एंड नोजल टू रिपेयर डैमेज कॉन्क्रीट एरिया इज नोन एज। कह रहा है आपका जो शूटिंग कॉन्क्रीट होता है अंडर प्रेशर और होज पाइप का यूज करके या नोजल का यूज करके हम कॉन्क्रीट के डैमेज एरिया को जो रिपेयर कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं। गनिटिंग की बात करते हैं तो गनिटिंग आपका क्या होता है, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ मोटार या कंक्रीट, इसमें जो है अंडर पेन्यूमेटिक प्रेशर हम क्या करते हैं सीमेंट गन का जो है यूज करके, और जहाँ पर आपका क्रैक वगैरह होगा, जहाँ डैमेज होगा वहाँ पर कंक्रीट को हम अप्लाई करते हैं जिससे आपको स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और हाई बॉन्ड आपको अचीव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर और जो गनिटिंग होता है वहाँ पर जो लेयर्स होते हैं 40 to 50 mm के लेयर्स होते हैं, ठीक है। जो गुड कॉम्पैक्टेड ग्रेनाइट क्योर्ड होती है उस ग्रेनाइट होती है उसकी क्यूरिंग हम 28 डेज तक करेंगे तो आपका हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका 40 to
न्यूटन पर mm स्क्वायर का मिल जाता है। जो एवरेज वेट यूनिट वेट होता है आपका ग्रेनाइट का वो 2300 kg पर मीटर क्यूब होता है, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पर क्यूरिंग यदि हम 7 डेज के लिए करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गन हीटिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल फॉर लोड बियरिंग वॉल्स। कह रहा है यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट सुटेबल होता है लोड बियरिंग वॉल के लिए। ठीक है, तो सारे वॉल्स का मैं पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को जो है पूरा एक बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, जो सही ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, पिछले वाले पेपर में आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो जब इंग्लिश बॉन्ड की बात करते हैं तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, आपका अल्टरनेट कोर्स होता है आपका स्ट्रेचर और हेडर का, जो कि एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, जो ब्रिक मशीनरी में हम हेवी लोड कैरिंग जो वॉल्स होते हैं उनके लिए यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इंग्लिश बॉन्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन पॉलीमर मॉडिफाइड कॉन्क्रीट पीएमसी द रोल ऑफ द पॉलीमर कंपोनेंट इज टू। जो पॉलीमर मॉडिफाइड कंक्रीट पीएमसी है वहाँ पर पॉलीमर कंपोनेंट का क्या रोल है। तो जो हमारा पॉलीमर मॉडिफाइड कंक्रीट पीएमसी है वहाँ पर जो पॉलीमर्स होते हैं वो कंक्रीट में जो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं, जैसे आपका ये वाटर परमेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह को इंक्रीज करते हैं। तो रिड्यूस करते हैं किसको, वाटर परमेबिलिटी को, और इंक्रीज करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टोन मशीनरी। अभी ऊपर बताया था स्टोन मशीनरी के लिए हमारा डबल स्कैफोल्डिंग जो है सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, सॉरी डबल स्कैफोल्डिंग ना, डबल स्कैफोल्डिंग होगा। डबल स्कैफोल्डिंग जो है आपका स्टोन मशीनरी के लिए। अब हम बीसीएमई के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो है एंड इक्विपमेंट उसमें देख रहे हैं। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच टूल इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग हार्ड सरफेस ड्यूरिंग एक्सकवेशन। कह रहा है एक्सकवेशन के समय पे हार्ड सरफेस को ब्रेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो यदि हम पिक एक्स की बात करते हैं तो ये एक ऐसा टूल होता है जिसका यूज हम हार्ड या स्टोनी सॉइल्स होते हैं जहाँ पर होज वगैरह को पेंट्रेट करना डिफिकल्ट होता है, उसको यूज करते हैं। ये जो है आपको ब्रेक कर देता है, स्ट्रॉन्ग जो आपके जो है हार्ड जो आपका ग्राउंड है, स्टोनी ग्राउंड, उनको ब्रेक करने के काम आता है। ये रहा आपका पिक एक्स। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन प्लानिंग ए रेजिडेंस द प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटेशन इज एडॉप्टेड टू इंश्योर। कह रहा है कि जब हम प्लानिंग करते हैं किसी रेजिडेंस का, जो ओरिएंटेशन का प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हैं वो क्या इंश्योर करता है। यदि हम प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो हमारे रेजिडेंशियल प्लानिंग में ये हमारे रूम के पोजीशंस, ओपनिंग जैसे विंडोज़ वगैरह है या सनलाइट, विंड, इन सब को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए करते हैं। ये आपको हेल्प करता है आपका बेटर नेचुरल लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन के लिए, थर्मल कंफर्ट के, जिससे हम हीट गेन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और आपका रिड्यूस कर सकते हैं किसका, आर्टिफिशियल लाइटनिंग एंड कूलिंग का जो हम डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो नेचुरल एलिमेंट्स को हम इफेक्टिवली डिज़ाइन करके यूज कर सकें उसके लिए यूज करेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आपका एस्केलेटर ब्लस्ट्रेट्स आर प्राइमरली डिजाइन टू। कह रहा जो एस्केलेटर ब्लस्ट्रेट्स हैं उनको हम किसके लिए डिज़ाइन करते हैं। जब एस्केलेटर हम ब्लस्ट्रेट्स की बात करते हैं तो ये दोनों साइड पर जो स्ट्रक्चर के आपको देखने को मिलते हैं। जब हम चलते हैं तो दोनों एस्केलेटर के होता है, जिसको हम डिज़ाइन इसलिए करते हैं ताकि हम जो है सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें और कोई इसको गिरे ना। ठीक है, एक हैंडल के रूप में जो इसको हम प्रोवाइड करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, तो प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम फॉलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका द डिवाइस फॉर हार्सनिंग सोलर एनर्जी आर यूजली कोटेड विथ। कह रहा है आपका जो डिवाइस है जो कि सोलर एनर्जी के लिए हम कोट करते हैं कौन सा होता है। तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो होती है उसका यूज हम सोलर सेल्स में जो है अपने सनलाइट का बाउंस जो इफेक्ट होता है, बाउंस ऑफ होने का इफेक्ट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए करते हैं। तो किसका यूज करेंगे आपका एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल क्रैक्स। कह रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चरल क्रैक के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, अच्छा यदि हम बात करते हैं हमारे चेंज इन मॉइस्चर, टेम्परेचर या सिंकरेज जो है टिपिकली आपके नॉन स्ट्रक्चरल जो आपके जो है क्रैक्स जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कहीं भी आपका जो है मॉइस्चर वगैरह जो है, ठीक है, स्ट्रक्चरल क्रैक्स में नहीं मिलता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल क्रैक्स में जो है आपका मॉइस्चर वगैरह बिल्डिंग में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पिछले वाले पेपर मैंने बताया स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक, तो आप लोग पिछला पेपर जाके देखिए, उसमें डिटेल में बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट प्रिवेंट्स क्रैक रिजल्टिंग फ्रॉम सल्फेट अटैक। इनमें से जो कौन सा है जो आपका सल्फेट अटैक के कारण जो क्रैक्स बनते हैं उनको जो है प्रिवेंट नहीं करता है। ठीक है, जब सल्फेट अटैक की बात करते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है कि जब हमारा सल्फेट्स जो होता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट में वो कैल्शियम सिलिकेट से, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जो है CaSH जो है कंक्रीट में जो है उससे रिएक्ट करके जो है क्या करता है, क्रैक को डिटोरिएट करता है, ये क्रैक उत्पन्न करेगा या डिटोरिएट करेगा। ठीक है, तो यदि हमारे पास जो ब्रिक है जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं वो आपको जो है क्या करेगा, सल्फेट अटैक को जो है आपका प्रिवेंट नहीं करेगा बल्कि उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यूज ऑफ ब्रिक कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द टर्म एसेंट्रिक फुटिंग रेफर्स टू ए फुटिंग। कह रहा है एसेंट्रिक फुटिंग जो टर्म है फुटिंग में किसके लिए रेफर किया जाता है। अच्छा, एसेंट्रिक फुटिंग के यदि हम बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो लोड अप्लाइज हो रहा है वो कभी भी आपका जो सेंटर ऑफ फुटिंग एरिया उससे कोइंसाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब लोड जो है ऑफ सेंटर हो रहा है और मूवमेंट को कॉज करेगा आपका एक्सियल लोड के एडिशन में। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेस्ड ऑफ सेंटर रिलेटिव टू द कॉलम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका क्रैक्स इन बिल्डिंग्स कॉज्ड बाई वेजिटेशन आर बिकॉज ऑफ। कह रहा है वेजिटेशन के कारण जो क्रैक्स आपके बिल्डिंग बनते हैं वो किसी कारण बनते हैं। तो वेजिटेशन के कारण यदि हम बात करते हैं जब हमारे रूट्स के ट्रीज वगैरह हैं जब वो बिल्डिंग के क्लोज होते हैं रूट एक्सपेंड होंगे और एक्सपेंड होकर क्या करेंगे आपका जो है जब ये ग्रोथ होंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और आपका क्रैक जो है वाइड होते जाएंगे और आपका बिल्डिंग को ये क्या करेंगे, आपको हानि पहुंचाएंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ ट्रीज वेरी क्लोज टू बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट। कर इनमें से कौन सा जो है ड्रिलिंग इक्विपमेंट का एक टाइप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं ट्रक माउंटेड ड्रिल बिल्कुल है, आपका ड्रिफ्टर बिल्कुल है, जैक हैमर ये सब ड्रिलिंग के लिए। एक्सकेवेटर की यदि हम बात करते हैं ये आपका ड्रिलिंग इक्विपमेंट नहीं होता है, ये एक्सकेवेशन के लिए यूज में लाया जाता है, अर्थ मूविंग आपका जो है ये इक्विपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी। इंडिया में यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा गुजरात स्टेट है, ठीक है, जहाँ हम एज पर गवर्नमेंट जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा गुजरात जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका जो है विंड एनर्जी जो है वो आपका उत्पन्न करता है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं अपना एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। पहला क्वेश्चन कर रहा है इफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ वॉल इज 7 मीटर 0.3 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क रिक्वायर्ड। ब्रिक वर्क जो है कितना रिक्वायर्ड होगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाइट इंटू विड्थ इंटू डेप्थ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.3 मीटर क्यूब। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द पेयर इन विच द वर्ड्स रिप्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप टू ईच अदर एज द वर्ड्स फॉर गिवन पेयर। यहाँ पर एक पेयर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, करें अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट रनिंग मीटर लेंथ। ये क्वेश्चन देखिए पहले पेपर में भी अलग तरीके से आया था। ठीक है, तो क्यूब रेट एस्टिमेट, तो क्यूब रेट एस्टिमेट की बात करते हैं क्यूबिकल कंटेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द क्वांटिटी ऑफ फ्लोरिंग इज मेजर्ड इन। कह रहा है फ्लोरिंग को हम किस में मेजर करते हैं, तो यदि हम फ्लोरिंग की बात करते हैं तो हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं और लेंथ और ब्रीथ जो होती है इनसाइड द डायमेंशन ऑफ वॉल ऑफ सुपर स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में लेंगे और लेंथ एंड ब्रीथ जो है इनसाइड द डायमेंशन फ्रॉम द वॉल लेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एज पर जनरल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सिक्योरिटी मनी डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज। कह रहा है कि आपका जनरल कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट का होता है उसमें जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करता है कॉन्ट्रैक्टर वो कितना होता है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट की यदि हम बात करते हैं ये आपका मनी जो है ये आपका जो है बायर वगैरह जो टेंडर का होता है या जिसको आपका बिडिंग में टेंडर मिला है वो जमा करता है। क्यों जमा करता है कि यदि वो टास्क को कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है, एज पर वर्क ऑर्डर, ठीक है, तो इससे लॉस को रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, और ये आपका बैंक, ये आपका जो है बैंक गारंटी के रूप में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या कैश के रूप में दिया जा सकता है और ये आपका 10% ऑफ द टेंडर होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 10% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा अब सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू टरजागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी द एंगल ऑफ शियर फेल्योर प्लेन्स ऑफ द रेनकाइन पैसिव जोन्स ऑफ लीनियर शियर विद द हॉरिजॉन्टल इज। पैसिव के लिए कह रहा है तो अकॉर्डिंग टू जो टरजागी यदि हम बेरिंग कैपेसिटी बात करते हैं तो पैसिव जोन्स के लिए अब क्या होता है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 5/2 होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट करें व्हाट इज द रोल ऑफ इम्पैक्ट फोर्स इन द सॉइल कॉम्पेक्शन प्रोसेस। कह रहे सॉइल कॉम्पेक्शन प्रोसेस में जो इम्पैक्ट फोर्स होता है उसका क्या रोल होता है, ठीक है। अच्छा, यदि हमारा ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम होता है ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर वाइड्स, ठीक है, लोड के एप्लीकेशन कारण उसको क्या कहते हैं, कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल कहते हैं, ठीक है। और ये आपका सिग्निफिकेंट कहाँ पर होता है, ग्रेनुलर सॉइल जैसे आपका सैंड वगैरह में। अब इफेक्ट ऑफ कॉम्पेक्शन की बात करते हैं तो ड्यू टू कॉम्पेक्शन आपके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से क्लोजर आ जाएंगे। इसका मतलब मैकेनिकल इंटरलॉकिंग जो होती है उनके बीच में जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जो आपका जो इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यदि आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ ड्यू टू कॉम्पेक्शन, इसका मतलब जो बियरिंग कैपेसिटी और शियर स्ट्रेंथ होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ड्यू टू डिडक्शन ऑफ एयर वाइड से यदि हम बात करते हैं सॉइल आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपकी परमेबिलिटी, पोरोसिटी और वाइड रेशियो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, रिड्यूस करेगा आपको वाइड स्पेस और सडन कंप्रेशन को, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू वाटर लेवल फ्लक्चुएशन। कह रहा है आपका वाटर लेवल फ्लक्चुएशन के कारण आपका जो कौन सा यहाँ पर फाउंडेशन में सेटलमेंट को कॉज करता है, इसमें जो है आपका सेटलमेंट कॉज होता है। एक्सपेंसिव सॉइल्स की यदि हम बात करते हैं, जैसे आपका ब्लैक कॉटन सॉइल वगैरह है जिसमें जो है क्ले मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, स्वेलिंग भी होती है, वहाँ पर श्रिंकेज भी होती है। जब वेट होगा स्वेलिंग होगा, और जब ड्राई होगा श्रिंकेज होगा। जो फ्लक्चुएशन होगा ग्राउंड वाटर लेवल का, या सीजनल जो मॉइस्चर वेरिएशन, जैसे मानसून में ड्राई, मानसून में अलग हो जाएगा और ड्राई में अलग हो जाएगा, तो वहाँ पर सॉइल एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिससे अनइवन सेटलमेंट जो है आपको देखने को फाउंडेशन में मिलेगा। तो किसके कारण जो है, सीजनल स्वेलिंग और श्रिंकेज एक्सपेंसिव सॉइल के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इफ द रिटेनिंग वॉल मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल। देखिए सॉइल मैकेनिक्स में ना लास्ट के चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आया है, स्टार्टिंग से कम आया है। ये भी आप लोग को नेक्स्ट पेपर जो देंगे अपना, जिनका कैंसिल हुआ वो ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि इफ द रिटेनिंग वॉल मूव्स फ्रॉम बैकफिल द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रैनकाइन्स अर्थ प्रेशर इज गिवन बाय। कह रहा है कि यदि आपका रिटेनिंग वॉल है वो आपका बैकफिल से दूर जा रहा है, तो कह रहा है जो कोफिशिएंट ऑफ रैनकाइन्स अर्थ प्रेशर होगा क्या होगा। अच्छा, दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि दूर जा रहा है यहाँ हमारा, तो यहाँ पर आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, दूर जा रहा है तो आप एक्टिव अर्थ प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर के दिन के की बात करते क्या आता है आपका 1 माइनस साई फाइव बाई 1 प्लस साई फाइव इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2। पैसिव की बात करते तो क्या आता है 1 प्लस साइन 5 बाई 1 प्लस जो साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच टाइप ऑफ रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेजिव सॉइल्स। कह रहे कोहेजिव सॉइल्स जो होते हैं उनको कॉम्पैक्ट करने के लिए सबसे सुटेबल जो है आपका रोलर कौन सा होता है। एकदम कोहेजिव सॉइल्स जैसे क्ले वगैरह है, ठीक है, जहाँ पर फाइन पार्टिकल्स उसमें ज़्यादा होते हैं तो क्या होंगे, वो स्टिक करेंगे तेज़ी से, ठीक है। तो वहाँ पर नीडिंग वगैरह एक्शन जो है इफेक्टिव कॉम्पैक्शन की रिक्वायर्ड होगी। तो जो हमारा सिप फुट रोलर होता है वो सिग्निफिकेंट होता है इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है सिप फुट रोलर जो है हमारा, तो जो हमारे कोहेजिव सॉइल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्टफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ हाइट h मीटर ईच। कह द परमेबिलिटी ऑफ लेयर्स आर k 2k एंड k रिस्पेक्टिवली। द इक्विवेलेंट परमेबिलिटी ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल यदि हम k इक्विवेलेंट यदि वर्टिकल की बात करते हैं, यदि हम k इक्विवेलेंट वर्टिकल की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है आपका, ये आता है h1 प्लस h2 प्लस h3 अपॉन आपका h1 अपॉन k1 प्लस h2 अपॉन k2 प्लस h3 अपॉन k3, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब h इक्वल टू क्या हो जाए, देखिए h है टोटल दे रखा है ईच के लिए, तो कैपिटल H इक्वल टू क्या हो जाए 3h, ईच के लिए h दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच के लिए स्मॉल h दे रखा है ना, ये क्या हो जाएगा 3h हो जाएगा, 3h अपॉन ये आपका h अपॉन k प्लस ये क्या हो जाएगा आपका h अपॉन 2k वैल्यूज दे रखी है, प्लस आपका h अपॉन k हो जाएगा, h अपॉन k हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3h अपॉन 5h अपॉन 2k। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6k अपॉन 5। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा था फाउंडेशन सेटलमेंट कॉज्ड बाय लोअरिंग ऑफ वाटर लेवल इन फाइन ग्रेन सॉइल इज। कह रहे फाइन ग्रेन सॉइल जो होती है वहाँ पर
वाटर टेबल को, यदि हम वाटर लेवल को लोअरिंग कर रहे हैं तो जो फाउंडेशन सेटलमेंट होगा वो क्या कहलाएगा। यदि हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो क्या होता है ये आपका ग्रेजुअल कंप्रेशन होता है ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल ड्यू टू आपका जो वाटर स्क्वीज कर रहा है सॉइल पोर्स के द्वारा, उससे होता है। तो जब हमारा वाटर लेवल लो डाउन होगा तो हमारा वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमको जो है आपका कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच सॉइल टाइप इज लीस्ट सूटेबल फॉर सेलो फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन के लिए कौन सा सॉइल जो लिस्ट सूटेबल होगा इनमें से। यदि हम ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करते हैं तो वहाँ पर हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज देखने को मिलती है वेटिंग एंड ड्राइंग के कारण। इसका मतलब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें माउंट मोलनाइट मिनरल पाया जाता है। तो यदि हम बात करते हैं तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो हमारा होता है वो सेलो फाउंडेशन के लिए आपका जो है आपका सूटेबल नहीं होता, बहुत ही लीस्ट सूटेबल होता है। ऐसे सॉइल्स में हम अंडर रिम्ड सॉइल्स जो है उसको यूज कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डार्सीज लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स आर इग्नोर्ड फॉर सॉइल फ्लो प्रॉब्लम्स। कह रहा है कि एज पर डार्सी लॉ सॉइल फ्लो प्रॉब्लम्स के लिए हम किस हेड को इग्नोर करते हैं। ठीक है, अगर डार्सी लॉ की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ डार्सी लॉ क्या कहता है कि आपका जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है थ्रू पोरस मीडिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फॉर एनी गिवन सैचुरेटेड सॉइल अंडर स्टेडी लेमिनार फ्लो कंडीशन। ठीक है, ये रहा हमारा डार्सी लॉ के लिए। V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई A इक्वल टू K इंटू आई। जहाँ क्या है परमिलिटी ऑफ सॉइल है, DH आपका क्या है डिफरेंस इन सॉइल टोटल डिफरेंस इन टोटल हेड्स है, और DL आपका क्या है लेंथ ऑफ। अब ये आपका प्रेशर हेड पे भी डिपेंड करता है, ये आपका जो हाइड्रोलिक हेड पे डिपेंड करता है और डायटम हेड पे, लेकिन ये आपका वेलोसिटी हेड पर जो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसको हम इग्नोर करेंगे। तो वेलोसिटी हेड जो बहुत ही कम होता है ना, डार्सी लॉ जो हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होती है नो वाइड्स के कारण बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, इसको हम लेते नहीं अपने सैचुरेटेड सेंस वगैरह के लिए, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए पाइल कैप इन डीप फाउंडेशन। का डीप फाउंडेशन में पाइल कैप जो है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। पाइल कैप्स की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या करता है आपके लोड को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो स्ट्रक्चर के लोड होते हैं उनको मल्टीपल पाइल्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब टेंसाइल और आपके जो शियर फोर्सेज है उनको क्या करेगा पाइल कैप जो है आपका असिस्ट करता है। ठीक है, ये क्या करेगा इवनली अमॉन्ग पाइल्स, डिस्ट्रीब्यूट लोड्स इवनली अमॉन्ग पाइल्स। नेक्स्ट हमारा हाईवे सब्जेक्ट है। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपका द एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू इन अकॉर्डेंस विथ IS 2386 पार्ट 4 1963 shall not exceed dot for concrete for wearing surface such as runways, roads and pavements। का जो एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू है एज पर IS आपका 2386 पार्ट 4 1963, ठीक है, वो कॉन्क्रीट वेयरिंग सरफेस के लिए जैसे आपका रोड, रनवेज या पेमेंट्स के लिए आप किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। जब हम क्रसिंग टेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली दे रखा है कि आपका जो एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू है आपका सरफेस के लिए, सरफेस कोर्स के लिए 30% और आपका बेस कोर्स के लिए 45% ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो है क्या है आपका वेयरिंग सरफेस कोर्स है, तो सरफेस कोर्स की यदि हम बात करते हैं तो कितना 30%, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रैफिक मार्किंग क्लासिफिकेशन इज इनकरेक्ट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट देकर ट्रैफिक मार्किंग के लिए कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए एक बार हम पेमेंट मार्किंग्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हम अपना पेमेंट्स या कैरेज वे पर मार्किंग करते हैं, जनरली हम वाइट पेंट की मार्किंग करते हैं। येलो कलर के मार्किंग की यदि हम बात करते हैं ये आपके पार्किंग रेस्ट्रिक्शन वगैरह जो है या कॉन्टिन्यूस सेंटर लाइन या बैरियर लाइन्स जो है उनके मार्किंग के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये आपके मेनली 3 प्रकार के हैं, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग है, एक आपका ट्रांसवर्स मार्किंग है, तीसरा आपका ऑब्जेक्ट मार्किंग है। ट्रांसवर्स मार्किंग की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक जो है वहाँ पर हम मार्क करते हैं, अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक मार्क करते हैं। ठीक है, ये आपको इंटरसेक्शन पे मार्क करते हैं, या आपका जो स्टॉप लाइन मार्किंग्स हैं या मार्किंग ऑफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है या डायरेक्शन एरोज है उनके लिए इसको यूज में लाया जाता है, जहाँ पर जो आपका इंटरसेक्शन वगैरह उसको यूज करते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका रोड सरफेस के अलोंग जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक है उसके अलोंग जो है पहले वाला क्रॉस करते थे उसके अलोंग करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग। ठीक है, जैसे आपका सेंटर लाइन हो गया, ट्रैफिक लेंस हो गया, नो पासिंग जोन हो गया, वार्निंग लाइन्स हो गए, बॉर्डर हो गए, एज लाइन्स हो गए, बस लेन मार्किंग हो गया, साइकिल लेन मार्किंग, ये सब क्या है लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग है। ऑब्जेक्ट मार्किंग के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो वेरियस ऑब्जेक्ट मार्किंग्स जो हैं कैरेज वे के लिए हम ट्रैफिक आइसलैंड्स में करते हैं या सिग्नल पोस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, ये स्मूथ ट्रैफिक फ्लो के लिए आपका काम आता है। यदि हम अपने आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है आपका पहला इनकरेक्ट आपको बताना है, कह रहा है ऑब्जेक्ट मार्किंग आर यूज टू इंडिकेट फिक्स्ड रोड साइड ऑब्स्टेकल जैसे मीडियन एंड ब्रिज पियर्स, बिल्कुल सही बात है। क्या ट्रांसवर्स मार्किंग इंक्लूड स्टॉप लाइन्स, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एंड इल्ड लाइन्स, ये बताया सही है। येलो मार्किंग आर
एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर रेगुलेटरी पर्पज। नो, येलो लाइन को रेगुलेटरी पर्पज के लिए यूज नहीं करते हैं। येलो मार्किंग की यदि मैं बात करता हूँ, ये आपका रेस्ट्रिक्शन वगैरह के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो यही आपका गलत दे रखा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग रेगुलेट डिसिप्लिन, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज प्रॉपर ड्रेनेज एसेंशियल फॉर सबग्रेड सॉइल इन हाईवे पेवमेंट्स। करेक्ट, सब जो हमारे सबग्रेड सॉइल्स है उस वहाँ पर जो हाईवे पेवमेंट्स हैं उनके लिए जो हमारा प्रॉपर ड्रेनेज किस लिए एसेंशियल होता है। अच्छा, एक्चुअली हम ड्रेनेज की यदि हम बात करते हैं तो हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारा जो मॉइस्चर है, जो हमारा वाटर है, जब हमारा रेनफॉल हो रहा है तो वाटर क्या करे, अपने जो है सड़क पर जो इकट्ठा ना हो, वहाँ पर कलेक्ट ना हो, क्योंकि जब मॉइस्चर रिटेन होगा या कलेक्ट होगा तो हमारा क्या करेगा, स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा। तो उसी को हम लोग बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सबग्रेड सॉइल्स में हम ड्रेनेज प्रोवाइड प्रॉपरली करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, टू प्रिवेंट मॉइस्चर रिटेंशन एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अप्लाइंग ग्रेड कंपनसेशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व। करेक्ट, हॉरिजॉन्टल कर्व पर हम जो है ग्रेड कंपनसेशन जो देते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है। यदि हम बात करते हैं अपने ग्रेड कंपनसेशन की, तो जब हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व जो है किसी ग्रेडियंट से मीट करता है तब क्या होगा, हमारा व्हीकल जो होता है उसको क्लाइंबिंग करने में डिफिकल्ट होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, हमारा ग्रेडियंट जो है ज़्यादा होने का ट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ग्रेडियंट को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा रिडक्शन होगा ग्रेडियंट का, उसी को क्या कहते हैं, ग्रेड कंपनसेशन करते हैं। और यदि हमारा फ्लैटर जो है ग्रेडियंट है वो आपका 4% होना चाहिए, यदि उससे कम है तो हमारा वहाँ पर कोई कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। और एज पर IRC जो है हमारा ग्रेड कंपनसेशन 30 + R/R परसेंटेज, जहाँ R क्या है, रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर है। ये ग्रेड कंपनसेशन आपका लिमिटेड टू ए मैक्सिमम, जो मैक्सिमम पूछे 75/R% होता है, और जहाँ पर 4% फ्लैटर ग्रेड्स है वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। ये भी आपको याद रखना है। तो क्या होगा, ये आपका करेगा रिड्यूस फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस ड्यू टू कर्व एंड आपका ग्रेडियंट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपका रेलवे इंजीनियरिंग से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है विच फास्टनिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड विथ कॉन्क्रीट स्लीपर्स इन रेलवे, इंडियन रेलवेज। कह रहा है कि इनमें से कौन सा फास्टनिंग सिस्टम का यूज हम इंडियन रेलवेज में जो है कॉन्क्रीट स्लीपर्स के लिए करते हैं। अब यदि हम इलास्टिक फास्टनिंग की बात करते हैं, ये फास्टनर जो है आपके रेल स्लीपर को फिक्स करने के लिए यूज किए जाते हैं। इलास्टिक जो फास्टनर होते हैं ये आपका फॉर्म ग्रिप आपके रेलवे से बनाते हैं, ठीक है, और ये आपका जो है इफेक्टिव होते हैं रेल ग्रिप वगैरह जो है इसके केस में भी। और इंडिया में हम सबसे ज़्यादा फास्टनिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज हम कॉन्क्रीट स्लीपर्स के लिए जो है हम आपका इलास्टिक रेल ग्रिप्स का करते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट सॉलिड मैकेनिक्स है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द बेंडिंग इक्वेशन इन प्योर बेंडिंग। कह रहा है प्योर बेंडिंग में बेंडिंग इक्वेशन आपको पूछ रखा है, जहाँ पर m बेंडिंग मोमेंट है, I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, F आपका बेंडिंग स्ट्रेस एट डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस है, y आपका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस है, E आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, R आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बीम है। तो यदि हम बात करते हैं बेंडिंग इक्वेशन की बात करते हैं, क्या आता है m/I इक्वल टू F/y, यहाँ पे F दे रहा है, सिग्मा आपका जगह हो जाता है अपॉन E/R। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी। कह रहा है किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट नहीं होगा, तो चेंज इन से बिल्कुल। जब मास में कोई चेंज नहीं होता, किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं वहाँ पर एज पर न्यूटन्स लॉ जो है आपका मास जो है कोई वहाँ पर इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। चेंज इन मोशन बिल्कुल होता है, चेंज इन डायरेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड शियर मॉडुलस G इज। तो रिलेशनशिप आपको E के G में देख सकते हैं, E इक्वल टू क्या 2G 1 + म्यू, E इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है फॉर ए कैंटिलीवर बीम लेंथ L सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W किलोन्यूटन ओवर इंटायर लेंथ व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड। तो ये भी इजी क्वेश्चन आप लोग को याद रहना चाहिए। यहाँ हमारे कैंटिलीवर बीम में उस पर जो है यूडीएल लगा हुआ है W का, ठीक है। तो हमारा जो शियर फोर्स आता है वो आपका क्या आता है, WX आ जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट आपका WX²/2 करेंगे। L के लिए करा फिक्स्ड एंड तो क्या आ जाएगा WL²/2। ये तो याद भी रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए प्रिज्मेटिक बार लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड P व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की बात करते हैं प्रिज्मेटिक बार के लिए क्या होता है आपका सिग्मा इक्वल टू P/A लोड अपॉन एरिया।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आरसीसी है। अब आरसीसी हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है विच टाइप ऑफ फुटिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हेन ए कॉलम इज प्लेस्ड नियर ए प्रॉपर्टी बाउंड्री रेस्ट्रिकेटिंग फुटिंग एक्सटेंशन ऑन वन साइड। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आपका जो है फुटिंग कौन सा कॉमनली यूज करेंगे जब आपका कॉलम जहाँ पे हम बना रहे हैं ना वहाँ प्रॉपर्टी बाउंड्री है बिल्कुल नियर में, ठीक है। तो फुटिंग एक्सटेंशन को हमको क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट भी करना है एक साइड पे। एक्चुअली अब बोर्ड ने गलत दे रखा है इसमें, बोर्ड ने इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन आपका दे रखा है बी। लेकिन जब आप मेनन, हाँ, जो आपको जो है पिले एंड मेनन बुक ओपन करेंगे तो उसमें ये आपको मिल जाएगा फुटिंग वाले में, ठीक है। जब कंबाइंड फुटिंग की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर कंबाइंड फुटिंग कब लेते हैं, जब आपका जो है हमारा सेपरेट आइसोलेटेड फुटिंग जो है वो बनाना इनकन्वीनियंट हो या हमारे पास जो एरिया जो है प्लान के लिए वो इनएडिक्वेट हो, ठीक है। तो हमारा क्या करेगा, तो जब हमको फुटिंग के लिए जो हमारा बाउंड्री रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो वहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्लेसिंग कॉन्क्रीट इन हाई राइज बिल्डिंग्स। कह रहा है कि हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वहाँ पर मोस्ट कॉमनली जो यूज आपका प्लेसिंग कंक्रीट होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, प्लेसिंग के लिए। तो आपका यदि पंपिंग मेथड की बात करते हैं तो पंपिंग मेथड ऑफ कंक्रीट में क्या होता है, स्टील जो पाइपलाइंस होते हैं उनके थ्रू कंक्रीट क्या होता है वो आपका जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और ये आपका जो है जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, टनल्स है, ब्रिजेज है, उनके लिए जो है पंप कंक्रीट जो है यूज में लाया जाता है, ठीक है। और पंप कैपेसिटी जो होती है आपका 15 मीटर क्यूब पर आवर से लेकर 150 मीटर क्यूब पर आवर तक होती है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका पंपिंग मेथड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं विच टाइप ऑफ फुटिंग इज प्रेफर्ड फॉर क्लोजली स्पेस्ड कॉलम इन ए रो। कह रहे कि एक रो में क्लोजली स्पेस्ड कॉलम है तो वहाँ पर कौन सा फाउंडेशन यूज करेंगे। तो यदि हम कॉन्टिन्यूस या वॉल फुटिंग या स्ट्रिप फाउंडेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, इसका यूज हम अपनी लोड बियरिंग वॉल्स के लिए करते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपके जो है क्लोजली स्पेस्ड कॉलम होते हैं। तो उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूस वॉल की यदि हम बात करते हैं यूज करेंगे कॉन्टिन्यूस फुटिंग, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाउ डज एडिंग मोर फाइन एग्रीगेट इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडी मिक्स कॉन्क्रीट। कह रहा है कि यदि आपका ज़्यादा यदि हम जो है फाइन एग्रीगेट जो है प्रॉपर्टीज जो है ज़्यादा हम फाइन एग्रीगेट्स को यदि हम यूज कर रहे हैं अपने रेडी मिक्स कॉन्क्रीट में तो उसके प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट होगा। अब यदि हम आरएमसी की बात करें, रेडली मिक्स कॉन्क्रीट की बात करते हैं, ये कॉन्क्रीट डायरेक्टली क्या होते हैं आपके साइड पर जो है डिलीवर कहते हैं बना करके, ठीक है, जो आपके व्हीकल्स जो होते हैं उनसे जो है हम क्या करते हैं पहले इसको बना कर रखे रहते हैं, रेडली मिक्स होते हैं और डायरेक्ट साइड पर डिलीवर किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाई क्वालिटी कंक्रीट आपको मिलता है, ग्रेड वगैरह भी बहुत अच्छा यहाँ पर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी आपका इन्हांस हो जाता है आपका जो है। अब ये क्वेश्चन में कई लोगों को प्रॉब्लम थी, एक्चुअली क्या होगा कि जब हम अपना फाइन एग्रीगेट को यूज करेंगे ना, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये भी आपको जो है एसके सेठी वाली जो बुक है, एसके सेठी वाली जो बुक है, ठीक है, उसमें आपको जो है जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी बुक है उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यदि हमारा जो कोर्स एग्रीगेट यदि हमारा फाइन एग्रीगेट स्मॉलर देन 5 mm है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपका वाइड वगैरह साइज फील होगा तो यहाँ पर वर्केबिलिटी इन्हांस करेगा, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट में जो है यहाँ पर कहता है कि 5 mm से ज़्यादा है वहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा जो है वर्केबिलिटी में दिक्कत आती है। फाइन यूज कर रहे हैं तो हमारा वर्केबिलिटी इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हाउ इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन्फ्लुएंस बाय द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन अ बीम। है ना, किसी बीम में जो है कैसे आपका डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जो कॉन्क्रीट जो है वो आपका परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट से इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। अच्छा, यदि हम डिजाइन स्ट्रेस की बात करते हैं आपका रेनफोर्स कॉन्क्रीट सीमेंट का वो किस पर डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट पे और परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट पे। अब डिजाइन शियर स्ट्रेंथ की बात करते हैं कॉन्क्रीट की, वो इंक्रीज करता है, जैसे जैसे देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका ये वाला इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे आपका जो है परसेंटेज ऑफ जो है आपका इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेंसाइल एनफोर्समेंट परसेंटेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेशन ऑफ वाटर टैंक्स। कह रहा है वाटर टैंक्स के जो है आपका जो है एस्टिमेशन के लिए कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, क्या रखा है आपका, कह रहा है वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स आर एडेड इन प्लास्टर ऑफ वाटर टैंक वॉल्स। बिल्कुल सही बात है, वाटर टैंक वॉल्स जो होते हैं जब हम प्लास्टरिंग करते हैं ना वहाँ पर वाटर प्रूफिंग जो है हम कंपाउंड्स को प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको लीकेज वगैरह ना होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कह रहा है आइटम पर्टिकुलर इन एस्टिमेट ऑफ वाटर टैंक डज नॉट इंक्लूड एस्टिमेट ऑफ लैडर टू बी बिल्ट अराउंड। बिल्कुल लैडर को भी इंक्लूड करते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कह रहा है व्हेन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वॉल्स ऑफ
टैंक्स मीट ए स्लोपिंग स्ट्रक्चर इज बिल्ट एट देयर इंटरसेक्शन, दिस इज कॉल्ड हंचिंग। कह रहा कि यदि जब हमारा वर्टिकल और ऑरिजेंटल वॉल्स जो होते हैं टैंक पे मीट करते हैं, एक स्लोपिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं इंटरसेक्शन पे, उसको हंचिंग कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। कह रहे व्हेन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वॉल्स मीट एट टैंक्स स्लोपिंग स्ट्रक्चर इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सोलिंग। नो, सोलिंग नहीं कहते हैं, इसको हंचिंग कहते हैं। आपका ए सही है और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, विच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड द मेन रेनफोर्समेंट इन वन वे स्लैब। करेक्ट, वन वे स्लैब में जो है कौन सा रेनफोर्समेंट जो है वहाँ पर मेन रेनफोर्समेंट होता है। ठीक है, अच्छा वन वे स्लैब की बात करते हैं। ठीक है, ये आपका जो वन वे स्लैब, आपका स्लैब क्या होता है, ये सपोर्टेड होता है बीम या वॉल से, बोथ साइड से, टू अपोजिट साइड से, जो कि कैरी करता है आपका एक डायरेक्शन में लोड को। और यहाँ पर जो स्पैन की यदि हम बात करते हैं, क्या होते हैं, लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन। आपका जो है स्पैन जो होता है क्या होता है, लेस देन 2 होता है, सॉरी ग्रेटर देन 2 होता है। ठीक है, वन वे स्लैब की यदि हम बात करते हैं, तो जो रेनफोर्समेंट की यदि हम बात करते हैं, जो रेनफोर्समेंट जिसको हम क्रैक बार कहते हैं, ये एलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफोर्समेंट लॉन्गर स्पैन पे हो सके। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बॉटम रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड शॉर्ट स्पैन डायरेक्शन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एडिंग स्टील फाइबर्स टू कॉन्क्रीट। कह रहा है कॉन्क्रीट में जो स्टील फाइबर्स को ऐड करने का मेन आपका जो है पर्पस क्या होता है। तो कॉन्क्रीट में यदि हम स्टील फाइबर्स को यूज करते हैं, इसका मतलब हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और हमारा जो क्रैक रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट इज टिपिकल रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट फॉर आरसीसी M20 ग्रेड। कह रहा है M20 ग्रेड आरसीसी के लिए जो है आपका कह रहा है कि जो आपका सीमेंट सैंड और एग्रीगेट जो होता है उसका जो रेशियो क्या होता है। तो M20 ग्रेड के लिए आपका जो रेशियो क्या होता है, 1:1 1:1/2 होता है। ठीक है, मतलब 1.5 हो जाएगा, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी और भी देख सकते हैं रेशियो, M5 के लिए 1:5:10, M7.5 के लिए 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6, M15 के लिए 1:2:4, M20 के लिए 1:1.5:3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन विच जोन। कह रहे जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होता है वहाँ पर जो है रेनफोर्समेंट हम किस जोन में प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पता है कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर रेनफोर्समेंट हम अपने टेंसाइल जोन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है। और डब्ल्यू में यदि हम बात करते हैं तो टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर ओनली इन टेंशन जोन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ए रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम what should be the spacing of vertical stirrups be in terms of effective depth to ensure adequate strength shear reinforcement as per IS 456-2000। करेक्ट, रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम है। ठीक है, तो हमारा जो स्पेसिंग होगा वर्टिकल स्टीरअप्स का इफेक्टिव डेप्थ के टर्म में, आपको यदि एडिक्वेट शेयर रेनफोर्समेंट चाहिए वो कितना होता है, तो एडिक्वेट रेनफोर्समेंट शेयर के लिए हमारा 0.5D जो है अपना इफेक्टिव डेप्थ के टर्म में हम अपना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। कितना, 0.75D फॉर इफेक्टिव आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो स्टीरअप जो इंक्लाइंड होता है वो 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, और कभी भी स्पेसिंग जो होती है 300 mm से ज़्यादा किसी भी केस में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टील है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर बीम्स फैब्रिकेटेड यूजिंग रोल्ड प्लेट्स कॉल्ड। कह रहा है जिन बीम में हम रोल्ड प्लेट्स को यूज करके फैब्रिकेशन कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको जो है इसके डोगल के स्टील में आपको मिल जाएगी ये क्वेश्चन। ठीक है, यदि हम प्लेट गर्डर्स की बात करते हैं फ्लेक्चरल मेंबर में, यदि हम फैब्रिकेट कर रहे हैं अपने, किससे करते हैं वहाँ को, उसको प्लेट सेक्शन से करते हैं। किससे करते हैं, प्लेट सेक्शन से या प्लेट गर्डर से, वेल्डेड प्लेट गर्डर से हम करते हैं। ठीक है, जिससे आपका जो लोड जो कैरी कर रहा है ना सब वो बीम पे, वो आपका जो है अच्छे से बियर कर सके। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका प्लेट गर्डर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन फॉर ए कॉलम रिजल्ट इन लोवेस्ट इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। लोवेस्ट इफेक्टिव लेंथ फैक्टर पूछ रहा है आपका किस कंडीशन में आएगा। ठीक है, यदि आपका बोथ एंड फिक्स्ड है, मोस्ट स्ट्रेंथ और आपका जो है मोस्ट स्ट्रेंथ अगेंस्ट बकलिंग है, आप लोवेस्ट के फैक्टर देख लीजिए यहाँ पर, 1 एंड फिक्स्ड है और 1 एंड फ्री है तो 2L आता है, बोथ एंड हिंज है तो L आता है, बोथ एंड फिक्स्ड है तो आपका L/2 या 0.5L आता है, और 1 एंड फिक्स्ड और 1 एंड हिंज है तो आपका L जो होगा L/√2 या 0.70L आता है। सही ऑप्शन क्या होगा, बोथ एंड फिक्स्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फॉर ए कॉलम विथ 1 एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड
व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के। कह रहा है आपका कॉलम कोई है, उसका एक एंड फिक्स है और एक एंड हिंज है, तो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर की जो है वो क्या आएगा, ठीक है। यदि आपका वन एंड फिक्स है और वन एंड आपका जो है फ्री है तो वहाँ पर 2L आता है, बोथ एंड हिंज है तो L आता है, आपका बोथ एंड फिक्स है तो L/2 या 0.5L आता है। ये ऊपर बता चुका हूँ सारा। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा आपका 0.7L, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बीम्स इज यूज्ड फॉर लाइटली लोडेड बीम्स सच एज रूफ पर्लिन्स एंड सिटिंग रेल्स। कह रहा है यहाँ पर कौन सा जो है टाइप का बीम है जो कि लाइटली लोडेड बीम जैसे आपको रूफ पर्लिन सिटिंग रेल्स वगैरह के लिए यूज में लाते हैं, ठीक है। यदि हम एंगल सेक्शन की बात करते हैं तो ये कॉमनली जो है लाइटली लोडेड बीम्स के लिए जैसे रूफ पर्लिन्स सीट रेल्स वगैरह के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है, जो कि मोस्ट इकोनॉमिकल होता है आपको कनेक्ट करने के लिए और सफिशियंट स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करता है। क्या हो जाएगा, एंगल सेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर व्हाट इज द प्राइमरी लोड दैट ए लिंटल रेसिस्ट। कर इनमें से कौन सा प्राइमरी लोड होता है जिसको एक लिंटल रेसिस्ट कर सकता है। तो लिंटल यदि हम बात करते हैं तो प्राइमरली किसके लिए डिजाइन किया जाता है, बेंडिंग लोड जो होती है उसको जो है रेसिस्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है फ्लूइड मैकेनिक्स से है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर नॉच इज डबल्ड देन द डिस्चार्ज व्हील। कह रहा है कि यदि आपका विड्थ जो रेक्टेंगुलर नॉच का जो है डबल कर देते हैं, डिस्चार्ज आपको क्या आएगा। तो हमारा डिस्चार्ज करते हैं यदि रेक्टेंगुलर नॉच की बात करते हैं, ठीक है, Q इक्वल टू क्या आता है 2/3 CD इंटू एल √2G h/3/2। तो Q क्या हो गया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ जाएगा। इसका मतलब यदि हमारा विड्थ डबल करेंगे तो आपका डिस्चार्ज भी डबल हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैनोमेट्रिक हेड इज करेक्ट। कह कौन सा जो है आपका मैनोमेट्रिक हेड के लिए करेक्ट है, ठीक है। पहला कह रहा है इट रिप्रेजेंट ओनली सक्शन हेड ऑफ पंप। नो, मैनोमेट्रिक हेड की यदि मैं बात करता हूँ तो मैनोमेट्रिक हेड आपको जो है केवल सक्शन को नहीं बताता है, मैनोमेट्रिक हेड जो है आपका इफेक्टिव हेड को भी अकाउंट करता है लॉसेस के लिए, ठीक है। ये भी गलत है। कह रहा है इट इज अकाउंट वैल्यू ऑफ ऑल पंप्स। नो, इट डज नॉट इंक्लूड फ्रिक्शनल लॉसेस। नहीं, इट इज इफेक्टिव हेड दैट अकाउंट्स फॉर लॉसेस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इन ए रेसिप्रोकेटिंग पंप विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कनेक्ट्स द पिस्टन टू द क्रैंक साफ्ट। कह रहा है कि आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्रैंक साफ्ट को पिस्टन से कौन कनेक्ट करता है। यदि हम बात करते हैं कनेक्टिंग रॉड की, ये आपका पिस्टन और जो आपका जो क्रैंक साफ्ट होता है उसके बीच में फिट किया जाता है। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है जो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो होता है पिस्टन का, उसको जो है कन्वर्ट करता है किसमें, ये आपको रोटरी मोशन में क्रैंक साफ्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है कौन करता है कनेक्ट, तो कनेक्टिंग रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, अपना सर्वेइंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। कह रहा है कि यहाँ पर जो बेसिक प्रिंसिपल सर्वेइंग का है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यहाँ पर कह रहा है किस ऑप्शन को जो है कौन सा ऑप्शन इसको बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारे सर्वेइंग के दो हैं। एक हमारा लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, दो कम से कम पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेजरमेंट के लिए होना चाहिए। और दूसरा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। हम होल टू पार्ट में वर्किंग कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमारे एरर वगैरह जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसका एक्यूमुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इन एक्यूरेट बेसिक कंट्रोल इज एस्टेब्लिश फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। लार्ज एरर कैन बी प्रिवेंटेड एंड माइनर वंस कंट्रोल्ड एंड लोकलाइज। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द होल सर्कल बियरिंग एंड द रिड्यूस बियरिंग ऑफ ए लाइन विल बी सेम व्हेन द लाइज इन द विच क्वाड्रेंट। यदि हम बात करते हैं तो जब हमारा दो क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट दो सिस्टम है, एक क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम है जहाँ पर 0 to 90 डिग्री मेजर करते हैं, और एक हमारा जो है होल सर्किल बियरिंग होता है जहाँ पर 0 से आपका 360 डिग्री मेजर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो जब आपका जो लाइन होगा नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में होगा तो होल सर्किल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग दोनों इक्वल हो जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इंजीनियर स्केल। कह रहा है कौन, अच्छा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल की बात करते हो तो इंजीनियर स्केल में क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर्स ऑन बोर्ड ऑफ द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज कैपेबल ऑफ मॉनिटरिंग डायनामिक फिनोमेना सच एज फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर वगैरह के लिए हम जो आपका जो WIFS को यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं वाइड फील्ड सेंसर, उसको हम इंडिया में यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अप्लाइड मैकेनिक्स से है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें,
कह रहा फॉर ए थिन रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर द रेडियस ऑफ गाइरेशन इज, कह रहा आपका एक थिन रॉड है जिसका लेंथ एल है और वो सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो रेडियस ऑफ गाइरेशन क्या आएगा। ठीक है, यदि हमारे पास कोई रॉड है जिसका लेंथ एल है, रेडियस ऑफ गाइरेशन आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यदि हम बात करते हैं क्या आएगा, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। ठीक है, और इफ आर इज रेडियस ऑफ थिन रॉड एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ मोमेंट इनर्शिया यदि हम बात करते हैं आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपका आर इक्वल टू एल बाई रूट 12 आएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए लाइट पोल इज हेल्ड इन प्लेस बाई 3 टेंसल्ड केबल फॉर्मिंग एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट एज्यूमिंग इक्विलिब्रियम विच थ्योरम हेल्प्स टू डिटरमाइन द टेंशन इन द केबल्स। ऐसा यदि कोई केबल दे रखा है जिसमें 3 एंगल दे रखे हैं, तो इसको यदि हमको डिटरमाइन करना है तो हम किसका यूज करेंगे, तो लैमिस थ्योरम को यूज करके हम नॉन पैरेलल फोर्सेज, किसी बॉडी पर 3 कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेज लग रही हैं उसको यूज कर सकते हैं। वहाँ पर क्या देता है लैमिस थ्योरम, ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई साइन अल्फा अपॉन इक्वल टू सी बाई साइन अल्फा, जहाँ पर जो है फोर्सेज ए बी सी है और आपका जो है बॉडी से एंगल जो बना रहा है वो अल्फा बीटा और गामा है। इसके लिए हम किसको यूज करेंगे, लैमिस थ्योरम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड कोन लोकेटेड। कर रहा है एक सॉलिड कोन के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लोकेट करती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हम बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन के लिए, वो आपका h/4 बेस से और आपका जो है एपेक्स से 3h/4 पे आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, एट h/4 फ्रॉम द बेस अलोंग द एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। करा जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स की यदि हम बात करते हैं तो आपका किस पर डिपेंड करता है, ये मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों पर आपका जो है डिपेंड करता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ फोर्स मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम ऑटो कट क्वेश्चन को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू टॉगल फिल्म वायर फ्रेम मोड 3ds Max। तो 3ds Max में यदि हम टॉगल वायर फ्रेम मोड की बात करते हैं तो वहाँ हमारा शॉर्टकट की जो होता है वो F3 यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेयर मैनेजर इन ऑटोडेस्क 3D Max। तो कह रहा है ऑटोडेस्क 3D Max में लेयर मैनेजर क्या फंक्शन होता है, तो लेयर मैनेजर की यदि हम बात करते हैं 3D Max में प्राइमरली जो है हमारा कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट विजिबिलिटी के लिए यूज में लाया जाता है, या हमारे जो सीन वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन के उनको मैनेज करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो ये विजिबिलिटी को कंट्रोल करेगा ऑब्जेक्ट के और सीन ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द ऑटोडेस्क सिविल 3D 2024 यूजर इंटरफेस प्रोवाइड एक्सेस टू फाइल रिलेटेड कमांड्स सच एज क्रिएटिंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग, एक्सपोर्टिंग एंड पब्लिशिंग फाइल। तो हमारा जो कह रहा है कौन सा यहाँ पर जो ऑटोडेस्क जो है कमांड है जिसका यूज हम आपका जो है फाइल रिलेटेड कमांड जैसे क्रिएटिंग के लिए, ओपनिंग के लिए, प्रिंटिंग वगैरह के लिए करेंगे। तो जब हम 3D Max 2004 की बात करते हैं तो एप्लीकेशन मेनू, जो एप्लीकेशन मेनू में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो ए आपका लेफ्ट जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर ए जो है बड़ा बड़ा सा बना होता है जो कि आपको प्रोवाइड करता है फाइल रिलेटेड कमांड्स के लिए, किसके लिए, क्रिएटिंग एंड ओपनिंग ड्राइंग्स के लिए, सेविंग, प्रिंटिंग, एक्सपोर्टिंग फाइल्स के लिए, पब्लिशिंग एंड क्लोजिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एप्लीकेशन मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड इन ऑटोडेस्क 3D Max टू क्रिएट ए न्यू सीन। तो कह रहा है ऑटोडेस्क 3D Max में न्यू सीन को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं। तो यदि हम फाइल न्यू की यदि हम बात करते हैं तो इस कमांड का यूज करके हम न्यू सीन क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इन्वायरमेंट से है। क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंबस्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस। करा इनमें से कौन सा मेजर कंबस्टिबल कंपोनेंट है बायोगैस का। मीथेन की यदि हम बात करते हैं तो मीथेन क्या है, बहुत ही कंबस्टिबल होता है। बायोगैस का सबसे कंबस्टिबल यदि हम बात करते हैं मेजर कंपोनेंट है आपका मीथेन, जो कि आपका 50 to 75% आपका गैस मिक्सचर में होता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से है। ए पॉइंट ऑन द पिक्चर प्लेन वेयर ऑल द पैरेलल लाइंस अपीयर टू कवरेज इज कॉल्ड। कह रहे यहाँ पे कह रहे एक पॉइंट जो कि पिक्चर प्लेन में होता है जिससे सारे पैरेलल लाइंस जो है कवरेज करते हैं, मतलब ऐसे अपीयर होते हैं कवरेज कर, उसको क्या कहते हैं। तो वेनिसिंग पॉइंट्स एक ऐसा पॉइंट होता है इमेज प्लेन का जो यहाँ पर पर्सपेक्टिव जो होती है रेंडरिंग की 2 डायमेंशनल होती है और पैरेलल लाइंस जो होते हैं 3D स्पेस में आपको कवरेज करते हुए अपीयर होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, वेनिसिंग पॉइंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बिल्डिंग सेक्शन ड्राइंग डज नॉट गिव विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कह रहा है आपका बिल्डिंग सेक्शन ड्राइंग जो है इनमें से कौन सा जो है इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता है। बिल्डिंग सेक्शन ड्राइंग की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका हाइट ऑफ फ्लोर, रूम, ओवरऑल बिल्डिंग, टाइप ऑफ मटेरियल, वॉल्स, फ्लोर, ये सारी चीज़ें जो आपका देता है, बट ये आपका लेंथ, विड्थ एंड ऑफ द रूम नहीं देता है, ठीक है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए लोकेशन प्लान इज कॉल्ड ए। कह रहा जो लोकेशन प्लान है उसको क्या कहते हैं, तो लोकेशन प्लान की यदि हम बात करते हैं उसको हम की प्लान कहते हैं, जो कि आपका जनरल साइट के लिए जो आपका जैसे आपका नियर बाई रोड, लैंडमार्क वगैरह को बताता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर की प्लान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टनल से है। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ PENT और PTN एक्सप्लोजिव यूज्ड इन टनलिंग एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। यदि हम PTN की बात करते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पेन ट्राइटोरियल टेट्रानाइट्रेट, जिसका यूज हम किस में करते हैं, एज एक्सप्लोसिव करते हैं आपके टनलिंग में, ठीक है। ये एक प्रकार का आपका एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्ट्रक्चर एनालिसिस से है। पहला क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ए फिक्स्ड बीम। करा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फिक्स्ड बीम के रिगार्डिंग ट्रू है। यदि हम फिक्स्ड बीम की बात करते हैं तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा आपका बोथ एंड फिक्स हो जाएगा फिक्स बीम के लिए, और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जीरो होंगे सपोर्ट्स पे, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट द फिक्स एंड्स आर जीरो, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर बेस इज नोन एज। तो किसी भी स्ट्रक्चर में जो आपका वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है ड्यू टू वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेटलमेंट कहते हैं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हाउ इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए स्ट्रक्चरल मेंबर एट ए जॉइंट डिटरमाइन। कह रहा है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेथड में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है आपका स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ जॉइंट के लिए कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसको हम डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जब इसको डिटरमाइन करना होता है हम क्या करते हैं, अपनी स्टिफनेस जो होती है मेंबर की, उसको स्टिफनेस को क्या करते हैं, मेंबर की स्टिफनेस को जॉइंट स्टिफनेस से डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करके हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को अचीव कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डिवाइडिंग द स्टिफनेस ऑफ द कंसिडर्ड मेटर मेंबर एट ए जॉइंट बाई टोटल स्टिफनेस ऑफ द मेंबर मीटिंग एट द जॉइंट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का क्वेश्चन है, कह रहा है इन द 3 एनवलप सिस्टम ऑफ टेंडर सबमिशन द फर्स्ट एनवलप कंटेंस। कह रहा 3 एनवलप सिस्टम जो आपका टेंडर सबमिशन का होता है उसमें फर्स्ट एनवलप में क्या होता है। तो यदि हम 3 एनवलप सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एनवलप 1 में आपका डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एनवलप 2 में आपका टेक्निकल बीड होता है, एनवलप 3 में आपका फाइनेंशियल बीड होता है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ब्रिज से क्वेश्चन है, कह रहा विच स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ए ब्रिज डायरेक्टली सपोर्ट्स द सुपर स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफर्स द लोड टू द फाउंडेशन। कह रहा इसमें से कौन सा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो कि डायरेक्टली ब्रिज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सुपर स्ट्रक्चर को, और लोड को फाउंडेशन पर ट्रांसफर करता है। तो पियर की यदि हम बात करते हैं, पियर आपके ब्रिज कंपोनेंट्स का ये पियर जो है ऐसा पार्ट होता है, ये हमारा पियर है ऐसा पार्ट होता है जो क्या करता है, डायरेक्टली हमारे ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है और लोड को आपका फाउंडेशन को ट्रांसफर करता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, पियर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी से है, कह विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड मोस्ट लाइकली डिक्रीज सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ को कह रहा है कौन सबसे ज़्यादा डिक्रीज करता है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर इम्परवियस सरफेस लाइक, नहीं ये तो डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है, सरफेस रन ऑफ को, ये तो इंक्रीज ऊपर ही कर जाएगा। परमिएबल सॉइल, और यदि वेजिटेशन कवर है तो क्या करेगा, परमिएबल सॉइल होगा तो ये आपका ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, वेजिटेशन कवर है तो वो भी रोक कर रखेगा तो फिर उसका भी सीपेज हो जाएगा, तो आपको रन ऑफ नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा यही दोनों इम्पैक्ट करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट हैपेंस व्हेन द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। कह रहा है कि यदि आपका रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन से ज़्यादा है तो क्या होगा। यदि आपका रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन की प्रेसिपिटेशन की यदि हम बात करते हैं रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन से ज़्यादा होगा, इसका मतलब सरफेस रन ऑफ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों शिफ्ट के पेपर, पहला शिफ्ट का पेपर भी हम लोग ने देख लिया और आफ्टरनून का ही पेपर जो कि कैंसिल हो चुका था उसका भी डिटेल में सॉल्यूशन देख लिया है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो बाकी यदि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिएगा। इसका PDF जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इतना सारा मेहनत आप लोग के लिए करते हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और अपना वीडियो में कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।